जैसे ही कश्मीरा ने अपना सामान उठाना शुरू किया, उसके बाद उसका फोन बज उठा। ये उसकी बड़ी बहन का फोन था और उसने फोन उठाते ही कश्मीरा को खूब डांटा। इसके अलावा उसकी बहन ने उससे यह भी कह दिया कि उसकी मां ने उसके लिए एक लड़का देख रखा था। कश्मीरा भी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए घर वालों से बचने के लिए उसने लकी को अपना बॉयफ्रेंड बनने की जिद कर ली। लेकिन जब लकी नहीं माना तो कश्मीरा ने अपना सामान उठाया और घर से बाहर निकल आई। इधर से लकी ने उसे कोशिश की मनाने की, लेकिन वो नाराज हो गई थी कि वो मानने को राजी नहीं थी। आखिरकार खुद लकी ने कहा, ठीक है, मैं बन जाऊंगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड, अब खुश। छोड़ो मेरा रास्ता, जाने दो 1 सेकंड। क्या कहा तुमने? कश्मीरा जो अभी तक अपने जज्बात पर रो में रही थी, वो लकी की बात सुनते ही एक पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने लकी को घूरते हुए देखना शुरू कर दिया। मैं कह रहा हूं कि तैयार हूं, मैं बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा तुम्हारा। लकी ने फिर से वही बात दोहराते हुए कहा। वो समझ गया था कि कश्मीरा को उसकी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने जब ये कहा कि मैं सड़क पर भी सोने के लिए तैयार हूं, तभी तुमने जाकर ये बात मानी ना? कश्मीरा ने लकी को शक भरी निगाहों से देखना शुरू किया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लकी उसकी बात मान गया था। देखो, तुम्हें जो सोचना हो ना सोच सकती हो, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लकी ने फिर कहा और जाकर सोफे पर बैठ गया। तब जाकर आखिरकार कश्मीरा को इस बात पर विश्वास हुआ कि लकी ने सच में उसके बॉयफ्रेंड बनने की जिद को मान लिया था। लकी, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। कश्मीरा ने अपना सामान एक कोने में रखा और फिर लकी के पास जाकर बैठ गई। फिर उसने लकी का हाथ पकड़ा और उसे अलग सी नजरों से देखने लगी। उसे ऐसा लगा कि उसने बीच में लकी से कुछ ज्यादा ही गंदे तरीके से बात कर ली थी और इसलिए वो अब उससे माफी मांगना चाह रही थी। इसलिए उसने लकी की तरफ देखा और बोली, तुम बहुत अच्छे इंसान हो लकी। लकी भी इधर अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। वो उसका बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर रहा था। लकी ने सोचा कि अगर राधिका उसकी जगह पर होती तो वो भी कश्मीरा को इस हाल में देखती तो शायद वो कभी लकी को उसकी मदद करने से नहीं रोकती। इसलिए लकी ने हाँ कर दी थी और हाँ कहने के बाद दोनों कुछ देर तक बैठकर इस बारे में ही बात कर रहे थे कि उन्हें अब आगे क्या करना था। कश्मीरा ने अपनी मां से कह दिया था कि वो आ रही है और उसने लकी को भी बोल दिया था कि कल वो उससे उसके कॉलेज में ही ले आने वाली थी। इधर लकी अपनी गाड़ी से बाहर आया और सीधा उसके बंगले पर चला गया। आज फिर वो अपने साथ एक जिंदा मुर्गी लेकर आया था और उसे लेकर वो अपने दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो अपने बंगले के सामने वाले दरवाजे पर पहुंचा तो लकी ने देखा कि उसके दरवाजे के बाहर एक आदमी और एक औरत खड़े थे। लकी नहीं जानता था कि वो दोनों वहां पर क्या कर रहे थे, इसलिए वो उनके पास खड़ा हो गया। हेलो लकी, हेलो। जैसे ही उन दोनों ने लकी को देखा वो उत्साह के साथ उसकी तरफ दौड़े चले आए, लेकिन लकी ने उन्हें पहचाना नहीं था और इसी वजह से उस आदमी ने लकी को याद दिलाते हुए कहा, आप हम दोनों को जानते नहीं हो? भूल गए? जब आपने ये विला खरीदा था तब आप हम दोनों के ऑफिस ही तो आए थे, मिले थे, याद है? जैसे उस आदमी ने यह बात कही तो लकी को तुरंत याद आया कि उसके पास में 2 औरतें आकर खड़ी थीं और फिर उनके साथ एक आदमी भी आ गया। वो तीनों लोग मिलकर लकी का मजाक उड़ा रहे थे और उसके बारे में बुरा भला कह रहे थे। वो लोग फिर से उसके सामने आकर खड़े हो गए। ये वही औरत थी जो लकी को विला खरीदने के लिए ओपन चैलेंज कर रही थी। अब जैसा कि लकी को याद आ रहा था तो उसने उन दोनों की तरफ शक भरी नजरों से देखा और बोला, आप दोनों यहां पर क्या कर रहे हो? हमें माफ कर देना लकी सर, पिछली बार जब हम यहां पर आए थे तो हमने आपको पहचाना नहीं था। हमारी शायद आंखें खराब हो गई थी, या यूं कहें कि आंखें तो ठीक थी लेकिन दिमाग खराब हो गया था। प्लीज लकी जी, हमने आपसे जो भी कहा उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। फिर उस आदमी ने अपनी पत्नी की तरफ इशारा किया। वो खुद भी लकी की तरफ देखते हुए तुरंत उससे माफी मांगते हुए बोली, लकी सर, मुझे भी माफ कर दीजिए, उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। सीधा काम की बात पर आओ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वैसे भी उसकी नजर में उन दोनों की कुछ खास छवि नहीं थी। ठीक है, हम भी आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधा काम पर आते हैं, उस आदमी ने शुरू करते हुए कहा और फिर आगे बोला, मेरा नाम गजराज है और ये मेरी बीवी हैं सुधा। अब बात ऐसी है लकी सर कि आपको तो पता है कि हम पहले ही इस मकान को खरीदने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन हमसे पहले ही आपने इसे खरीद लिया था। अब हमने सबको बता रखा है कि हम लोग ये खरीद रहे हैं, हमारे घर, यार, दोस्त, रिश्तेदार, सबको ये खबर थी। लेकिन जब हम खरीद नहीं पाए तो
किसी से बोलने की हिम्मत नहीं हुई और फिर हम लोग यही कहते रह गए कि वो विला हमने खरीदा है। इसके बाद वो आदमी कुछ नहीं बोला और सिर्फ लकी का चेहरा देखने लगा। कुछ देर तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही बात यहां पर आई कि उस आदमी ने विला को लेकर झूठ बोला था, तो लकी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और इस वजह से वो आदमी खुद भी डर गया। उसने लकी की आगे सफाई देते हुए कहा, नहीं लकी सर नहीं, आप सोच रहे होंगे कि हमने झूठ बोला, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। हम तो यही सोच रहे थे कि हम लोग आराम से यहाँ पर एक घर खरीद लेंगे, लेकिन उस वक्त तक हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। अब कुछ दिन पहले ही हमारी सासू माँ का फोन आया और फोन पर वो कह रही थी कि उन्हें हमारा घर देखना है। अब हम उन्हें मना नहीं कर पाए, इसलिए हम सीधा मदद के लिए आपके पास आ गए। तो तुम्हें इसमें मेरी क्या जरूरत है भाई? लकी ने हंसते हुए पूछा। उसे याद आया कि उस वक्त तक जब लकी इन लोगों से पहली बार मिला था, तब उन दोनों ने लकी का खूब मजाक उड़ाया था। आज वो उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। हमने सोचा कि हम आपका बंगला किराए पर ले लें और आप बोलेंगे तो मैं एक दिन का 20,000 रुपए किराया भी दे दूंगा आपको। हम सिर्फ अभी कैसे करके इसकी मां से छुटकारा पाना चाहते हैं, बस आप क्या कहते हैं बताएं। गजराज ने फिर से लकी की तरफ देखते हुए पूछा। क्या बात है, तुमसे अच्छा दामाद तो कोई हो ही नहीं सकता। लकी ने भी उसके ऊपर तंज कसते हुए कहा। लकी सर देखिए, मैं मानता हूं कि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं और मैं उनसे बहुत प्यार भी करता हूं, लेकिन इस बार मुझे सच में आपकी मदद की बहुत जरूरत है। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरी सासू मां नाराज हो जाएंगी, शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहूंगा मैं उन्हें अपनी, और अब ये बात मेरे परिवार में भी पता चल जाएगी तो वहां भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। इसलिए प्लीज मेरे ऊपर थोड़ा दया करें और मुझे कुछ दिनों के लिए बंगला किराए पर दे दें। गजराज ने लकी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। हाँ लकी, प्लीज हमारी मदद कर दो, हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अब उसकी बीवी ने भी लकी के सामने हाथ जोड़ने शुरू कर दिए। ठीक है, मैं तैयार हूं। लकी ने एक पल के लिए सोचा और फिर आखिरकार हाँ कर दी। थैंक यू लकी सर, मैं अपने परिवार की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। हम अभी आपको 20,000 रुपए ट्रांसफर कर देते हैं, उस आदमी ने कहा और पैसा देने के लिए अपनी जेब से मोबाइल भी निकालने लगा कि इतने में लकी ने कहा, नहीं पैसों की जरूरत नहीं है, उल्टा तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जल्द से जल्द इतना पैसा कैसे कमाएं जिससे तुम यहां पर एक विला खरीद सको। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो फिर तुम्हें किसी से झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा हाँ, मुझे ये बताओ कि तुम्हें विला की जरूरत कब पड़ने वाली है? लकी ने कहा। भले ही उसकी बात थोड़ी सी चुभने वाली थी, लेकिन फिर भी इस वक्त गजराज और सुधा को घर की जरूरत थी, इसलिए वो लोग लकी से चाहकर भी कुछ बहस नहीं कर सकते थे। हमें कल चाहिए और कल आप प्लीज थोड़ा सा दूर रहना, क्योंकि मेरी सासू मां आपको देख न ले। गजराज ने लकी के सम्मान का पूरा ध्यान रखते हुए उससे ये बात कही। ठीक है, कल के लिए तो सही रहेगा, मुझे भी अपने एक दोस्त के साथ किसी काम से बाहर जाना है, लकी ने कहा। उसे याद आया कि उसे कश्मीरा के साथ उसकी मां के घर जाना था और इससे बेहतर वक्त उसके लिए और कोई नहीं हो सकता था। वो कश्मीरा के साथ उसके घर जाएगा और बंगला इन दोनों के लिए छोड़ जाएगा। उसके बाद लकी ने घर की चाबी उनके हवाले की और उसके बाद सुधा और गजराज भी उसका थैंक यू बोलकर वहां से निकल गए। लेकिन जैसे ही लकी अपने कमरे के अंदर दाखिल हुआ, उसे याद आया कि उससे कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई थी। वो तो खुद भूल गया था कि वो घर पर नहीं रहने वाला, लेकिन उसकी 17 साल की सासू मां उसके सिर पर बैठी हुई थी। वो कहीं भी जाने वाली नहीं थी। अब अगर गजराज की सास ने उसे देख लिया तो उसका क्या हाल करेगी? ये सोच सोचकर लकी को पसीने आ रहे थे। काफी देर तक तो लकी इस बारे में सोचता रहा, फिर उसे लगा कि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं थी। वो लड़की भले ही उस घर में रह रही थी, लेकिन इतने दिनों में लकी ने उसे कभी अपने कमरे से बाहर आते हुए नहीं देखा और ना ही वो बाहर कुछ खाने के लिए आया करती। वो जिस कमरे में थी उस कमरे में उसका कोई खासा शोर भी नहीं आया करता था। लकी को एक बार के लिए लगा कि शायद कमरे की खिड़की खोलकर वो कूद कर भाग गई या फिर वो बाथरूम में थी। लकी ने जब सोचा कि उस बूढ़े मां की जिस्म से अचानक कोई किशोर अवस्था की लड़की आकर बैठ गई थी और उसके पास इतनी शानदार कौशल थे, तो लकी को लगा कि वाकई वो काफी खतरनाक थी। सासू मां, मैं आपके लिए मुर्गा लेकर आया हूं, लकी ने दरवाजा को धीरे से बजाते हुए कहा, लेकिन उसे दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। लकी ने फिर उस दरवाजे को बचाया, लेकिन
इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। अंदर से कोई जवाब नहीं आ रही थी, ना आवाज आ रही थी। लकी को यह बात काफी अजीब लगी, इसलिए उसने चाबी ढूंढी और आगे से कमरे का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, लकी ने देखा कि उसकी सास आलती पालती मारकर बैठी थी और उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मेडिटेशन कर रही हो। उसके सिर में से अगरबत्ती का धुआं निकल रहा था और उसके चेहरे पर पसीने साफ नजर आ रहे थे। तभी अचानक से उस लड़की ने आंख खोली और अपने मुंह से खून बाहर थूक दिया। क्या बात है, आप ठीक तो हो? लकी ने तुरंत उसकी दिशा में दौड़ पड़ा और उसे सहारा देते हुए बोला, मेरी सिद्धि इस हद तक खराब हो गई है। उस लड़की ने अपना सिर नीचे किया और फिर गुस्से में चिल्लाने लगी। उसकी आवाज में एक अंदरूनी ताकत छिपी हुई थी। लकी ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी, वो इतना ज्यादा हिल गया कि उसने तुरंत अपनी कान बंद कर लिए। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज की वजह से लकी के कान के पर्दे फट जाने वाले थे। अब आगे क्या होने वाला था? वो लड़की किस तरह की सिद्धि करने की बात कर रही थी? क्या कल वो लकी की समस्या और आगे बढ़ाने वाली थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी जैसे ही अपने कमरे में अंदर आया तो उसने देखा कि उसके दरवाजे पर 2 नए मेहमान खड़े हुए थे। लकी ने एक बार के लिए तो उन्हें पहचाना नहीं, लेकिन जब उन्होंने खुद बताया तो उसे याद आया कि वो लोग ये बंगला खरीदने के लिए आए थे। तब वो लोग ऑफिस में खड़े होकर लकी का मजाक उड़ा रहे थे। वही आज लकी से वो घर किराए पर लेना चाहते थे। लकी ने भी पहले तो थोड़ा सोचा और फिर हाँ कर दी, लेकिन वो भूल गया कि घर में बूढ़ी औरत भी थी जिसके लिए वो अभी अभी एक मुर्गा लेकर आया था। जैसे ही लकी का ध्यान आया तो उसकी तरफ भागा। उसने देखा कि वो खून थूक रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, अरे अरे सासू मां, थोड़ा सा सब्र करो थोड़ा सा। आप अगर शांत रहोगे तो आपकी हालत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। लकी ने उस लड़की को सांत्वना देते हुए कहा। क्या कहा? शांत हो जाऊं? साले, तुझे मालूम भी है कि मेरा टाइम मुझे मेरी आंखों के सामने से जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर चुड़ैल जीविश्वा को पता चला कि मैं जिंदा हूं और उससे मेरी शक्तियां मुझे मिलने से पहले यह खबर लग गई तो मेरे लिए गले की हड्डी बन जाएगी। मैं क्या कर रही हूं, क्या कह रही हूं, समझ आ रहा है तुझे? उस औरत ने लकी की तरफ घूरते हुए देखा और उसे जोर से डांटने लगी। इन कुछ दिनों में लकी उसे ठीक से जानने लगा था। अच्छा, इधर से लकी ने कहा, लेकिन उससे उसकी बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। सासू मां, अब ये जीजी विशा कौन है? वो बहुत ताकतवर है क्या? क्या तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि वो तुम्हारी जान लेना चाहती है? लकी ने पूछा। क्या कहा तूने? तू मेरे और जीजी विशा के बारे में और ज्यादा जानना चाहता है ना? तुझे मालूम भी है कि वो चुड़ैल असल में कौन है? उस लड़की ने कहा। उसे लग रहा था कि वो लकी से ज्यादा कुछ बोल रही थी, इसलिए वो चुप हो गई। वो अपने बारे में लकी को ज्यादा नहीं बताना चाहती थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लकी ने नाम में अपना हाथ हिलाते हुए कहा। आज पहली बार वो जीजी विशा के नाम के बारे में सुन रहा था। जब उसने उस बूढ़ी के मुंह से उस चुड़ैल का नाम सुना तो उसे लगा कि उसके दिल में जीजी विशा के प्रति विष भरा हुआ था। इन दोनों के बीच किस बात को लेकर बहुत बड़ी दुश्मनी थी, जिस वजह से उसे गालियां दे रही थी, लकी को यह समझ नहीं आ रहा था। अब लकी तुरंत ये जानना चाहता था कि वो औरत का जीजी विशा का रिश्ता खत्म हो जाए। मैं तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे आपकी बहुत चिंता है, लकी ने कहा। चिंता होती है? वाह वाह वाह, उस बूढ़ी ने इतना भर कहा और जोर से हंसने लगी। तुम मर्दों की जुबान का तो कभी भरोसा ही नहीं रहता है। उस दौर में जब मैं जवान थी तब उसने मुझसे ये कहा कि वो मेरी हिफाजत करेगा, रक्षा करेगा वो मेरी। लेकिन तुम साले सबके सब एक जैसे होते हो। तुम लोगों से बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, उस लड़की ने फिर से कहा। उसकी आवाज में गुस्सा तो वही था, ताकि वो सही कह रही थी, लेकिन लकी को उसकी आंख में एक तरह की उदासी भी नजर आ रही थी। एक अजीब सी कड़वाहट उसकी जुबान को घेर रखा था और लकी इस बारे में
बहुत कुछ सुनना और जानना चाह रहा था, पर लकी को यह समझ नहीं आ रहा था कि ये देखने में 18 साल की दिखती थी, पर उसकी उम्र 80 साल से भी ज्यादा थी। बातें भी वो बूढ़े लोगों की तरह करती थी। लकी ने जब उसकी बात सुनी तो काफी इंप्रेस हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बूढ़ी का पहले भी किसी आदमी ने दिल तोड़ रखा था और इस वजह से उसका मर्दों पर से भरोसा उठ गया। लेकिन ऐसा कौन सा रिश्ता था जिसे वो इस उम्र में आने के बाद भी नहीं भूल पाई थी? वो कौन सा घाव था जो भरने का नाम नहीं ले रहा था? सासू मां क्या जीजी विशा ने? लकी ने फिर से इस मामले में और थोड़ी सी जानकारी लेने के लिए पूछा। वो उससे जीजी विशा और उसके रिश्ते के बारे में जानना चाह रहा था। वैसे भी वो खुद एक बड़े परिवार से आता था और अगर उससे वो बूढ़ी कुछ बताती तो शायद लकी उसकी मदद कर सकता था। लेकिन इससे पहले कि लकी अपनी बात खत्म करता, उस बूढ़ी ने अपना हाथ हिलाना शुरू कर दिया और लकी को ऐसा लगा जैसे उसके पास बहुत जोर जोर से हवा चल रही थी। इससे पहले कि लकी उसे झटके से संभल पाता, वो पीछे से तुरंत झुका और एक ही झटके में दीवार से जा टकराया। मैंने तुझसे ये बात पहले भी कही ना कि जो तुझे नहीं पूछना चाहिए मुझसे मत पूछा कर। उस बूढ़ी जैसी दिखने वाली लड़की ने लकी की तरफ ठंडी आंखों से देखते हुए कहा। लकी को बुरी तरह चोट लगी थी, लेकिन चोट से भी ज्यादा बुरा उसे झटका लगा था जो उस बूढ़ी के रूप में उसे लग रहा था। अब तक तो वो बूढ़ी कह रही थी कि उसकी शक्तियां कमजोर हो रही थी। वो इस बात की कल्पना भी नहीं कर पा रहा था कि अगर बूढ़ी की ताकत अपने पूरे चरम पर होती तो वो और कितनी खतरनाक हो सकती थी। लकी धीरे धीरे अपनी जगह खड़ा हो गया, लेकिन वो खड़ा होने के बाद उस दादी का कुछ भी नहीं कर सकता था। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे कुछ बोल कर दिखा पाता या उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ा पाता। तुम्हारा शरीर वैसे काफी मजबूत है, उस औरत ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आवाज में एक तरह की माफी भी थी जो वो लकी से मांगने की कोशिश कर रही थी। उसके साथ में उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जिसे लकी चुपचाप अवाक सा खड़ा होकर देखे जा रहा था। वो मुर्गा जिसे लकी अपने साथ लेकर घूम रहा था, वो उसके हाथ से नीचे गिर गया। उसके पैरों में बंधी रस्सी जैसे ही खुली तो वो तुरंत अपने पंखों को फटफड़ाने लगा और सीधा खिड़की के पास चला गया। वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। इस पल में उस दादी की आंख फिर से जम गई। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और हवा में हाथ उठते ही उसके हाथ में एक ब्लेड आ गई। फिर हवा के एक झोंके जैसी एक आवाज आई और उस मुर्गे को जो अभी तक उड़ने की कोशिश कर रहा था वो नीचे जमीन पर आ गिरा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गर्दन को काट दिया गया। बूढ़ी ने अपना हाथ उसकी दिशा में बढ़ाया और वो मरा हुआ मुर्गा अपने हाथ में इस तरह से उड़कर आ गया जैसे वो मरा ही ना हो। फिर उस बूढ़ी ने उसकी गर्दन को अपने शरीर से अलग किया और उसका सारा खून चूस कर पी गई। मैं जा रहा हूं। लकी ने जैसे ही अपनी आंखों से ये बेबस मंजर देखा तो घबराते हुए वहां से निकलने के लिए आगे बढ़ने लगा। उसने दरवाजा खोला और जब तक दरवाजे से बाहर नहीं आ गया तब तक अपनी गर्दन ऊपर नहीं उठाई। लेकिन बाहर आने के बाद उसे याद आया कि जो सबसे काम की बात थी वो तो करना ही भूल गया। वो उसे ये कहने के लिए भूल गया था कि कल इस घर में कोई आने वाला था। लकी ने सोचा कि क्योंकि अब वो बूढ़ी औरत उसके कमरे से बाहर नहीं आने वाली थी, इसलिए इस बारे में उसे और कोई बात करने की जरूरत नहीं थी। वो कोई बेवकूफ नहीं थी जो इतनी छोटी सी बात को समझ ना सके। उसके घर में मेहमान आराम से आ सकते थे और वो उन्हें परेशान नहीं करने वाली थी। लकी ने अपने मन में ये सब बातें सोची और फिर अपने कमरे में आ गया। अगले दिन सुबह ही लकी के फोन पर कश्मीरा का फोन आ गया। वो उसके कॉलेज की गेट के बाहर आ चुकी थी और उसके आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद लकी भी वहां पहुंच गया। जैसे ही उसने कश्मीरा को देखा तो उसकी आंखें चमक आई। कश्मीरा ने काले और सफेद रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। उसके बाल खुले थे और उसके बालों के सिर से हल्का सा घुमाव भी नजर आ रहा था। वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। इधर कश्मीरा ने भी लकी की तरफ देखा और फिर उसके दिल को तसल्ली मिलने लगी। रात भर तो उसे ऐसा ही लग रहा था कि लकी नहीं आने वाला था, लेकिन फिर भी वो आज आ गया। ये देखकर वो खुश हो गई थी। उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था और उस बैग में उसने काफी सामान रखे थे और उसे वो हाथ में लेकर लकी की तरफ आने लगी और बोली, मुझे लगता है ना कि मेरी माँ तुम्हें ताने मार मार कर ही ना मार डालेगी। अरे यार तुम ऐसा मत बोलो यार, तुम्हें मालूम है कि मैं एक गरीब स्टूडेंट हूं और मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, लकी ने कहा। अच्छा तो फिर वहां राजेंद्र नगर में तुमने किराए पर मकान कैसे ले लिया? वो सस्ते लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है।
अरे यार अब क्या बताऊं तुम्हें, एक लॉटरी लगी थी, थोड़े पैसे बचे तो सोचा चलो ये शौक भी पूरा कर लेते हैं, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है, तुम्हारी कसम। लकी ने अपनी पीठ के पीछे अपनी दोनों उंगलियों को मोड़ लिया था। वो झूठ बोल रहा था, लेकिन इसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद कश्मीरा उसके पीछे हाथ धोकर पड़ सकती थी। चलो अच्छी बात है। वैसे तुम्हारी शक्ल देखकर ही मैं ये बात समझ गई थी, इसलिए मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे मैं कपड़े लेकर आई हूं उसके लिए, तुम्हारे लिए। अब जल्दी से जाओ और इसे पहन कर आओ। कश्मीरा ने लकी के हाथ में वो थैली पकड़ाते हुए कहा। क्या तुम मेरे लिए कपड़े लेकर आई हो? क्यों मजाक कर रही हो यार? लकी ने कहा और फिर उसे शॉपिंग बैग को खुद अपनी आंखों से देखने लगा। जैसे ही उसने उस बैग को देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ उसे। सच में उस बैग के अंदर उसके लिए कपड़े थे। उसमें एक बढ़िया सी सफेद रंग की शर्ट थी, ग्रे कलर की ट्राउजर और नए जूते भी थे जो कि काफी महंगे दिख रहे थे। भले ही वो सारी चीजें बहुत महंगी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी लकी के अंदाजे से वो 5,000 से कम की भी नहीं थी। तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आ गया? लकी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। उसे सबसे पहले तो अपने दिल में यही लगा कि कश्मीरा उसके साथ बेईमानी कर रही थी। वो लकी के लिए इतने महंगे कपड़े और जूता लेकर आई थी, लेकिन उसके पास घर का देने का किराया नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता था? उसे लग रहा था कि उसने लकी से नौकरी की बात भी झूठ कही थी और लकी ऐसे झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत करता था। अगर वो सच में उससे झूठ बोल रही थी तो लकी अभी के अभी उसका सारा सामान नीचे फेंक देने वाला था और उसे पलट कर देखने वाला तक नहीं था। अरे ये सब मैंने किराए के लिए ही लिए थे पागल। किराए के हैं ये सब? इन तीनों को मिलाकर ना बस 200 रुपए खर्च हुए हैं। जब तुम मेरे घर से वापस आ जाओगे तो मैं इन सब चीजों को वापस कर दूंगी। तुम्हें क्या लगता है सच में मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मैं ये सब चीजें खरीद कर तुम्हारे लिए ला सकूंगी? अगर ऐसा होता ना तो मैं अपनी माँ को शादी के लिए साफ मना नहीं कर देती। ऐसे बहाने बनाने की ना मुझे जरूरत नहीं पड़ती। कश्मीरा ने लकी के पास आते हुए कहा। वो ये बात उसे कानों में फुसफुसाते हुए कहना चाह रही थी। वो नहीं चाहती थी कि ये सब कहते हुए कोई और सुन ले, वरना तो वो शर्म के मारे मर जाने वाली थी। अच्छा, लकी ने कहा। उसे मालूम नहीं था कि कश्मीरा का दिमाग इतना तेज चलता था। फिर उसने दोबारा उस बैग में रखी हुई चीजों को देखा। अब उसे शर्ट और जूते का तो अंदाजा नहीं था, लेकिन वो घड़ी जो उसमें रखी हुई थी वो जरूर नकली थी, क्योंकि उसकी सुई ही काम नहीं कर रही थी। अब तुम यार इतनी देर क्यों लगा रहे हो? जाओ ना, जल्दी से कपड़े बदल कर आओ, हम लोगों को मेरे घर भी जाना है। कश्मीरा ने लकी को थोड़ा सा धक्का दिया और कहा। इसलिए लकी तुरंत वॉशरूम में गया और वहां जाकर उसने कपड़े बदले। ये ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, कश्मीरा ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने लकी की शर्ट की कॉलर ठीक की और बोली, याद रखना आज तुम्हारी पहचान ये है कि तुम एक बड़े घर के लड़के हो और तुम्हारी खुद की छोटी मोटी कंपनी भी है, ठीक है ना? लकी उसे हंसते हुए देखे जा रहा था। कश्मीरा जानती नहीं थी कि वो कंपनी की बात किससे कर रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या होगा जब लकी को पता चलेगा कि कश्मीरा कोयल की मौसी है? क्या होगा जब सबको लकी की असलियत पता चल जाएगी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी कश्मीरा के साथ राजी हो चुका था। उसकी बात सुनते ही कश्मीरा का दिल बाग बाग हो चुका था और उसे वो जितना धन्यवाद दे सकती थी उतना भी उसे कम लग रहा था। इधर जब लकी घर आया तो उसने देखा कि उस बूढ़ी लड़की की हालत खराब थी और उसे अजीब से दौरे पड़ रहे थे। लकी ने उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन ना जाने वो किस जीजी विशा का नाम ले रही थी। लकी ने उसके बाद उसकी बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहां से निकल गया। अगले दिन कश्मीरा उसे लेने के लिए आ गई और वो दोनों उसके घर के लिए रवाना हो गए। उससे पहले ही कश्मीरा ने लकी को आगाह कर दिया था, तुम्हें किसी बड़े घर के लड़के जैसा व्यवहार करना है। कश्मीरा ने कहा, नहीं उसकी तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? लकी ने कहा। वो थोड़ा सा घबराया हुआ नजर आ रहा था। भले ही वो एक अमीर घर का लड़का था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि वो कश्मीरा का बॉयफ्रेंड ठीक से बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। अरे जरूरत कैसे नहीं है? मैं तुम्हें एक बात पहले ही बता देना चाहती हूँ, मेरी जो माँ है ना वो आदमी को देखते ही भाप जाती है कि आदमी है कैसा। वो हर एक आदमी की छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी चीजों पर ध्यान रखती हैं। अगर उन्हें तुम्हारी हालत ठीक नजर नहीं आई ना तो वो तुम्हें धक्का देकर बाहर निकाल देंगी, लेकिन साथ में वो मुझे उस लड़की की तरफ भी धकेल देंगी
और मैं ऐसा ना कुछ होने नहीं दे सकती। हमारा मकसद है कि मम्मी ने जो लड़का ढूंढा है उसके सामने मैं तुम्हें ज्यादा बेहतर दिखा सकूं। मैं उन्हें ये दिखाना चाहती हूँ कि तुम्हारी और मेरी जोड़ी का ना कोई तोड़ नहीं है, कोई मेल नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ पा रहा हूं, लेकिन ये हो जाने के बाद होगा क्या? लकी को अब थोड़ी सी चिंता हो रही थी। जब से उसने कश्मीरा की मदद करने के बारे में सोचा तब से उसने उसके ऊपर हुक्म चलाना शुरू कर दिया था। उसे एक बार के लिए तो ऐसा लगा कि वो उसी तरह की परिस्थिति में फंस गया जिस तरह की परिस्थिति में वो यास्मीन की मदद करने के चक्कर में फंसा था। उसे लग रहा था कि बेकार में ही अपने सिर पर उसने मुसीबत मोल ले ली। इधर कश्मीरा भी उसके चेहरे पर उसकी चिंता को भाप गई थी, इसलिए उसने कहा, अरे चिंता मत करो तुम, उसके बाद मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। घर वालों को कोई भी बहाना दे दूंगी, बोल दूंगी कि तुम शराब पीते थे या फिर तुमने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कहीं से भी फंसाने वाली नहीं हूं, समझे तुम? कश्मीरा ने कहा। वो खुद ये बात करते हुए थोड़ा सा निराश महसूस कर रही थी। आखिर लकी उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता था? भले ही वो उसकी मदद ले रही थी, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं था कि वो उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। उसे लकी की बात सुनकर ये लग रहा था कि वो उसे ये कहना चाह रहा था कि वो उसके लायक लड़की नहीं थी, लेकिन उसने ये सब लकी से नहीं कहा। उसे लग रहा था कि कहीं लकी उसकी ये बात सुनकर बिफर ना पड़े। चलो चलें। इसके बाद कश्मीरा ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और फिर लकी के साथ एक टैक्सी पकड़ी और सीधा अपने घर की तरफ रवाना हो गई। इस वक्त कश्मीरा की मां के घर में एक जवान लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम पारस था। वो सरोज के साथ बैठकर उनसे बातें कर रहा था। अरे आंटी, आपको मालूम नहीं है, अब दिल्ली के अंदर ना एक छोटा सा शहर बसाया है। वो सच में बहुत सुंदर है। अब सच बताऊं तो एक फिल्म सिटी का सेट ही है। मुझे लगता है कि हमारी मुंबई में जो इंडस्ट्री है ना, वो अब इतनी दमदार रही नहीं। उसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे वहां काम करने वाले लोग काम कम और राजनीति ज्यादा करते हैं। इसलिए मैं ये सोच रहा था कि कहीं इधर एक छोटी मोटी इंडस्ट्री खोल लेते हैं जहां पर फिल्म बनती रहेगी और साथ में टीवी शोज भी बनाते रहेंगे लोग। हमारे पास में प्रोडक्शन की पूरी टीम है जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं और वो टीम अलग अलग तरह से काम भी करती है सारे। अभी पिछले साल ही मेरा 100 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। पारस ने काफी प्यार से सरोज के दिमाग में ये बात बैठाते हुए कहा। जैसे ही सरोज ने उसकी बात सुनी तो उनकी आंखें एक चमक उठी थी। उन्हें सुनकर ही बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि उस आदमी के पास 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस था। ठीक है, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे काम में और कश्मीरा के काम में बहुत सारी चीजें एक जैसी हैं, इसलिए जब वो वापस आएंगी ना तो मैं तुम्हारी उससे बात करवाऊंगी। तुम दोनों की बहुत अच्छी जमेगी, देखना। अरे बिल्कुल जमेगी, बिल्कुल, पारस ने कहा और अपनी हथेलियां मलने लगा। इतने में दरवाजे पर लगी डोरबेल बजी। सरोज तुरंत अपनी जगह से उठी और दरवाजे खोलने के लिए निकल गई। उसके पीछे पीछे पारस भी आ गया था क्योंकि उससे रहा नहीं जा रहा था। सरोज ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि कश्मीरा उसके सामने खड़ी थी। क्या बात है, आखिर तुम्हें घर की याद कैसे आ गई? हूं, सरोज ने कहा। आते ही उसका गुस्सा कश्मीरा के ऊपर निकलने लगा। सरोज की कुल 3 बेटियां थीं और उनमें से ये सबसे छोटी थी जो सबसे बदमाश थी। ये सरोज की एक भी नहीं सुनती थी और ना ही उसका कहा मानती थी। 26 साल की हो चुकी थी पर फिर भी अभी तक उसकी मां को उसकी जिंदगी की चिंता खाती रहती थी। अब जब उसकी सबसे बड़ी बेटी की बेटी ने भी स्कूल जाना शुरू कर दिया तो ऐसे में कश्मीरा की चिंता होना उसे लाजमी था। चलो अंदर आओ, पारस 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कहां रह गई थी इतनी देर तक? सरोज ने फिर से कश्मीरा को सुनाते हुए कहा। वो जल्दी से जल्दी बस उसे और पारस को एक दूसरे से मिला देना चाहती थी। मां, मैंने कहा था ना आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर क्यों आप इतना परेशान होते हो मेरे पीछे? कश्मीरा ने पूछा। अपनी मां के मुंह से आते ही ऐसी बातें सुनकर उसे बड़ा अजीब लग रहा था। वो इतने दिनों बाद अपने घर आई थी और फिर भी उसकी मां उसे गले तक नहीं लगा रही थी। अच्छा, अब अगर मुझे मेरी बेटी की चिंता नहीं होगी तो फिर मेरी बेटी की चिंता और कौन करेगा भाई? अगर तू पहले ही कोई ढंग का लड़का अपने साथ ले आती ना तो तेरी मां को नहीं थी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो आराम से तीर्थ करने निकल जाती। सरोज ने जरा घबराते हुए कहा। उसे सच में कश्मीरा की बड़ी चिंता हो रही थी और साथ में गुस्सा भी आ रहा था। उसकी बेटी इतनी बड़ी हो गई थी फिर भी वो अपनी मां से कह रही थी कि उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ऐसा सुनते ही सरोज की तो भौहें तन गई। अगर उसका ऐसा ही रवैया रहता तो उसकी मां भी जो लड़का उसके लिए ढूंढ कर लेकर आई थी ना, उसके साथ भी उसकी जमने वाली नहीं थी। कश्मीरा ने इधर अपनी मां की बातें सुनकर अपने होठों को भींच लिया और फिर खींच कर लकी को आगे कर दिया जो कि उसके बगल में ही खड़ा था।
और उसके ऊपर अभी तक उसकी मां की नजर नहीं गई थी। नमस्ते आंटी। लकी ने इधर से उधर थोड़ी अजीब मुस्कान बनाते हुए कहा। तुम कौन हो? सरोज ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। उसकी शक्ल देखकर ही वो असमंजस में पड़ गई। उसके कपड़े देखकर लग रहा था जैसे वो किसी बड़े घर का बेटा था और दिखने में काफी सुंदर भी नजर आ रहा था। और जिस तरह से वो सरोज की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, उससे देखकर तो यही लग रहा था कि लड़का काफी पोलाइट है। इसलिए सरोज ने एक बार के लिए उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, माँ ये मेरा ना बॉयफ्रेंड है लकी। कश्मीरा ने एक बार के लिए लकी की तरफ देखा और अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली, क्या तेरा बॉयफ्रेंड है ये? कश्मीरा उसकी बातें सुनकर ही चौंक गई थी। अगर कश्मीरा ने लकी के वक्त रहते कपड़े नहीं बदले होते तो आज शायद सरोज अपनी जगह पर ही गिरकर बेहोश हो चुकी होती। लेकिन ये तो अच्छा था कि लकी अच्छा दिख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके परिवार की हालत भी काफी सही होगी। इधर जैसे ही कश्मीरा ने लकी का इंट्रोडक्शन अपनी मां को दिया, उससे भी खांसी आ गई। आओ लकी, अंदर चलते हैं, कश्मीरा ने कहा और वो लकी को अपने साथ अंदर ले आई। हेलो कश्मीरा, मेरा नाम पारस है। पारस जो कि पीछे ही कमरे में खड़ा था, उसने कश्मीरा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा और थोड़ा सा नीचे झुक गया। वो कश्मीरा को देखते ही काफी उत्साहित हो गया था। जितना कश्मीरा तस्वीरों में सुंदर नहीं थी, उससे ज्यादा तो वो सामने से सुंदर नजर आ रही थी। हेलो, कश्मीरा ने उसकी बात का बहुत ही ठंडा सा जवाब दिया। फिर उसने लकी को सोफे पर बैठाया और फिर वो अपने पिता की तस्वीर की सामने अगरबत्ती जलाने के लिए अंदर कमरे में चली गई। पारस देखो, इतने में सरोज ने पारस की तरफ देखते हुए कहा। अपनी बेटी की वजह से उसे थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। कश्मीरा ने पहले ये बात कह दी कि उसका बॉयफ्रेंड लकी था और लकी खुद भी एक अच्छे परिवार से आता हुआ नजर तो आ रहा था। अब ऐसे में वो जबरदस्ती अपनी बेटी को पारस की दिशा में नहीं धकेल सकती थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, वो एक बार के लिए फिर से सतर्क हो चुकी थी। उन्हें मालूम नहीं था कि आखिर दोनों में से ज्यादा अमीर कौन था, और अगर ये बात ऐसे साफ शब्दों में बता देती तो पारस को बुरा लग सकता था। अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। इधर से पारस ने सरोज को शांत करवाने की कोशिश करते हुए कहा। ऐसा नहीं था कि सरोज और कश्मीरा के बीच में दरवाजे पर जो बात हो रही थी उसे पारस ने सुना नहीं था, उसने सब सुन लिया था। और फिर जब उसने कश्मीरा जैसे अतः खूबसूरत लड़की की तरफ देखा तो वो कश्मीरा को लकी के हाथ से छुड़वाने के लिए बेताब हुए जा रहा था। उसकी नजर में तो वो कश्मीरा को कब का अपना बना चुका था। पारस ने लकी को दुश्मनी भरी नजरों से देखा, फिर वो लकी के कपड़ों को देखने लगा, फिर उसने उससे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर मन ही मन ना जाने क्यों सोचकर गर्दन हिलाने लगा। उसकी आंख में एक अजीब सी हंसी थी, जिसे वो लकी का मजाक उड़ाने के लिए हंस रहा था। इधर लकी ने फिर से अपने आप को देखा, लेकिन उसे कहीं भी देखकर अजीब नहीं लग रहा था, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कश्मीरा फिर से लिविंग रूम में आई और आकर लकी के पास बैठ गई। कश्मीरा, लकी और तुम्हारे बीच में दोस्ती कब हुई? इस बारे में तो तुमने मुझे कभी बताया भी नहीं। मैं बाहर जाकर सबको थोड़ी बता दूंगी कि क्या सही है क्या नहीं। कश्मीरा ये बात अपने लिए नहीं बल्कि पारस के लिए पूछ रही थी। वो अपनी बात से ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसे इस बात में जानकारी ही नहीं थी कि वो और लकी एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। वो पारस की नजर में बुरी नहीं बनना चाहती थी। हम, कश्मीरा ने कहना शुरू किया, लेकिन बात शुरू करने से पहले ही उसने एक बार लकी की तरफ देखा। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में हल्की हल्की सी झिझक साफ देख पा रहे थे। काफी महीने हो गए हैं ना, और हम तो अब दोस्त से भी आगे हैं, कश्मीरा ने शर्माते हुए कहा और अपने बालों की लट को पीछे की तरफ खोस दिया। अच्छा तो लकी, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारी फैमिली क्या करती है? सरोज ने बड़ी ही बेशर्मी के साथ सीधा लकी से यह सवाल किया। अब मामले को वो तह तक ले जाना चाहती थी और लकी और पारस के बीच में कंपैरिजन करके देखना चाहती थी कि दोनों में बेहतर कौन था और किसके साथ कश्मीरा को फिट किया जा सकता था। वो अपनी बेटी के भविष्य के लिए इस मौके को किसी भी हाल में होना तो नहीं चाहती थी। अब इधर लकी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सवाल का क्या जवाब दे। अब क्या होने वाला था आगे? क्या सच में सरोज लकी को पसंद कर लेती या कश्मीरा फंस जाती पारस के साथ? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी को करिश्मा अपने साथ में अपने घर तो ले आई थी, लेकिन पारस उसके घर में पहले से ही पहुंच चुका था। जैसे ही कश्मीरा ने अपनी मां को लकी के बारे में बताया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। लकी ने जिस हिसाब से कपड़े पहने हुए थे
उस हिसाब से तो वो खुद भी पारस से कम नहीं लग रहा था। वो खुद भी दिखने में काफी सुंदर था और साथ ही उसने कपड़े भी पारस के बराबरी के ही पहने थे। अब उसकी माँ दोनों में से किसी एक को चुनने में कंफ्यूज हो रही थी, इसलिए उन्होंने लकी से सीधा पूछ लिया कि उसका परिवार करता क्या है। मेरा परिवार की एक छोटी सी इंटरनेट की कंपनी है। हमारा हर साल 200 करोड़ रुपए का बिजनेस होता है। ये कोई ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है और बस इसी से सारे खर्चे काटने के बाद हमारा गुजारा चल पाता है, लकी ने कहा। कश्मीरा ने उसे रास्ते में आते हुए ये सारा ज्ञान पहले ही दे दिया था, इसलिए उसे भी एक एक चीजें अच्छे ढंग से याद हो गई थी। अच्छा क्या यार लकी, तुम भी क्या मजाक करते हो? 100 करोड़ या 200 करोड़ कमा लेना आज की जिंदगी में छोटी बात थोड़ी है। हाँ? जब सरोज ने सुना कि लकी के घर की कंपनी ही साल में इतना पैसा कमा लेती है तो वो इस कान से लेकर दूसरे कान तक मुस्कुरा रही थी। उन्हें लकी की बात सुनकर यह तो समझ आ गया था कि लकी की हालत पारस से 2 गुना ज्यादा अच्छी थी और इधर धीरे धीरे सरोज को लकी के अंदर उसका दामाद नजर आना शुरू हो गया। इधर पारस ने लकी को घूरते हुए देखा। वो उसकी बात सुनते ही अंदर गुस्से के मारे आग बबूला हो उठा था, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि इससे ज्यादा और वो कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर उसे ना जाने क्या सूझा, उसने लकी की तरफ देखते हुए बोला, सरोज आंटी है, मुझे ऐसा लगता है कि लकी के पास में मेरे से ज्यादा कैपेबिलिटी है। ये सुनते ही सब लोग अचानक पारस की तरफ देखने लगे। वो कहना क्या चाह रहा था ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी। मैं समझाता हूं। आप देख रही हैं लकी ने जो कपड़े पहने ये दोनों 15,000 रुपए में मिल जाते हैं। आप बोलो तो मैं इस ब्रांड का नाम भी बता सकता हूं और फिर जब आप इसके जूते को देखोगी तो पता चलेगा कि उसने किसी लोकल सी कंपनी के जूते पहने हुए हैं जिनकी कीमत 15,000 रुपए से ज्यादा की नहीं है। और साथ में ये जो बहुत ही ब्रांडेड घड़ी इसने पहनी है ना, वो भी कोई खास नजर नहीं आ रही, 10,000 रुपए से ज्यादा की है नहीं। अब अगर आप इन सब चीजों का मेरी चीजों से कंपैरिजन करोगे तब आपको समझ आएगा कि इसने जो पहना है उसके मुकाबले मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ओह, तभी मैं सोचूं कि लकी इतना स्मार्ट कैसे लग रहा है। इसने इतने महंगे महंगे कपड़े जो पहन रखे हैं उसकी वजह से तो ये और ज्यादा हैंडसम नजर आ रहा है। इसके महंगे कपड़ों के ऊपर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। सरोज ने फिर से लकी की तरफ देखा और एक चमकदार आंखों से देखते हुए बोली। धीरे धीरे लकी उनके दिल में और अंदर तक उतरने लगा था और पारस का ये तीर बेकार चला गया था। हा। कश्मीरा और लकी दोनों ही बस एक दूसरे को देखकर हंसे जा रहे थे। फिर कश्मीरा ने अपने बैठने के तरीके में थोड़ा बदलाव किया और लकी के कपड़ों को और ज्यादा ढक दिया। इधर लकी ने धीरे से अपनी घड़ी पर अपना हाथ रख दिया। वो दोनों इस बात का कोई सबूत इन दोनों को नहीं देना चाहते थे कि उनके खरीदे हुए कपड़े किराए के सामान थे। हाँ, वैसे लकी को इतना खर्चा करना इसलिए इतना पसंद है क्योंकि ये इतना ही कमाता है, लेकिन मैं जिस दिन लकी से शादी कर लूंगी ना तो उस दिन से इसके सारे पैसे पर लगाम लगनी शुरू हो जाएगी। कश्मीरा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। वो सरोज और पारस को आगे बोलने का मौका नहीं देना चाहती थी। वैसे लकी भाई, मुझे आपकी ये जूते अच्छे लग रहे हैं। मुझे भी ये ना ब्रांड बहुत पसंद है। मैं तो इस जूते के लिए पागल हूं। वैसे क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपने ये जूते किस मॉल से लिए थे? मैं भी खुद वहां अपने लिए एक जोड़ी जूते लेना चाहता हूं। अचानक से पारस ने पूछा। अच्छा, वैसे मैं तो तुम्हें बता दूं कि ये जूते मैं नहीं लेकर आया था, इन्हें मेरी मम्मी लेकर आई थी मेरे लिए, इसलिए मुझे मालूम नहीं है कि ये कितने का है और कहां से आया। मैं तो कंपनी के कामों में दिन भर बिजी रहता हूं ना, इसलिए मुझे इन सब चीजों के बारे में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है और मैं पसंद भी नहीं करता, लकी ने बात को संभालते हुए कहा। वो समझ पा रहा था कि पारस उसे फंसाने की कोशिश में लगा था और बार बार उसके ट्रिक क्वेश्चंस उसके सामने उछाल रहा था, लेकिन जैसे ही लकी ने उसे ये जवाब दिया तो दोनों लकी और करिश्मा की जान में जान आ गई। अच्छा, और ये घड़ी आप कहां से लेकर आए? इसके बारे में तो याद होगा। पारस ने फिर से एक और सवाल दागते हुए कहा। वो इतनी जल्दी इतनी आसानी से लकी को छोड़ने वाला तो नहीं था। यार, ये भी मेरी मम्मी लेकर आई थी। मैं बता रहा हूं ना कि मैं इन सब चीजों में ध्यान नहीं देता ज्यादा, तो मैं तो बस अपने काम में लगा रहता हूं, लकी ने फिर से अपने आप को बचाते हुए कहा। तुम तो छोटे बच्चे जैसे हो यार, तुम्हारे लिए सब कुछ तुम्हारी मम्मी लेकर आती है। कश्मीरा, तुम्हें आगे इसकी बात पर ध्यान रखना पड़ेगा। इसने तो काम के अलावा कभी दुनिया ही नहीं देखी, तो ऐसे में बहुत कुछ तुम्हें दिखाना पड़ेगा इसे, सरोज ने मजाक में कहा। लकी को पसंद करने के
चरण में वो एक कदम और आगे बढ़ चुकी थी। अच्छा तो लकी, एक बात और बताओ यार, ये जो इंटरनेट कंपनी है इसका नाम क्या है और साथ ही इसका एड्रेस क्या है, ये भी जरा बताना। पारस ने थोड़ा सा आक्रोश दिखाते हुए पूछा। वो देख पा रहा था कि सरोज का रुझान लकी की तरफ झुकता जा रहा था। हमारी कंपनी का नाम है ड्रीम नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड और इसका एड्रेस है न्यू 11 लेन, पंचशिला बिल्डिंग्स के सामने, नोएडा। कश्मीरा और लकी ने गाड़ी में बैठकर कंपनी के नाम के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि पारस उनसे इतना टफ सवाल कर लेगा। इसलिए लकी ने धीरे से सारी बात संभालते हुए पारस को ठीक ठाक जवाब दे दिया। ये तो अचानक से सरोज के मन में लकी के लिए शक उभर आया। फिर उन्होंने एक बार के लिए पहले लकी को देखा और फिर अपनी बेटी को देखने लगी। लकी जिस तरह से अटक अटक कर जवाब दे रहा था, उस वजह से सरोज को शक गहरा रहा था। अरे मम्मी, लकी शुरू से ही बाहर पड़ा है यार, ये तो काफी टाइम तक अब्रॉड में रहा था ना, और इसलिए इसके परिवार के बारे में ना ज्यादा कुछ आइडिया है नहीं। कश्मीरा ने तुरंत लकी को मुश्किल से बाहर निकालने की कोशिश की और एक और कहानी गढ़ दी। नहीं, ये तो गलत बात है ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अभी तो लकी ने ये कहा कि वो दिन भर कंपनी के कामों में उलझा रहता है, उसे इतना तक फुर्सत नहीं है कि वो क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, कितने का पहन रहा है, कुछ पता हो। उसके पास टाइम नहीं होता और तुम कह रही हो कि उसे अपने परिवार के बारे में कुछ मालूम नहीं है। पारस ने कहा। वो बाल की खाल निकालना चाह रहा था। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वो लकी को इतनी आसानी से तो जाने देने वाला नहीं था, कश्मीरा के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये सब क्या चल रहा है भाई? लकी, कश्मीरा, चल क्या रहा है ये सब? सरोज ने भी अब सवाल करना शुरू कर दिया था। अरे मम्मी, लकी सच में बहुत लापरवाह किस्म का इंसान है। ये तो कश्मीरा लकी के लिए रास्ता निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस पहले ही पारस ने उसके ऊपर आवाज करना शुरू कर दिया था। आंटी, आपको अभी भी पूरी बात समझ नहीं आई क्या? अरे आप इतनी भोली कैसे हो सकती हो? ये लड़का लकी जो आपके सामने बैठा है ना, जब से आपके घर में घुसा है तब से झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। पारस ने लकी के ऊपर उंगली उठाते हुए कहा। क्या कहा? लकी मुझसे झूठ बोल रहा था? सरोज ने पारस की तरफ देखते हुए कहा। पारस जो कह रहा था उन पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वो जो कह रहा था वो सुनने में गलत भी नहीं लग रहा था। हाँ, मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं, पारस ने हंसते हुए कहा और फिर जाकर लकी के पास खड़ा हो गया। फिर उसने लकी के कपड़ों के ऊपर हाथ रखा और बोला, आंटी, इसने ये जो पहना हुआ है ना, सब फर्स्ट कॉपी या सेकंड कॉपी है। ये साफ झूठ बोल रहा है कि अमीर आदमी है, कुछ नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतनी हिम्मत कैसे हो गई इसकी कि ये आपके सामने इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बता सके खुद को। बदतमीज आदमी, ये सब क्या बोले जा रहे हो? तुम्हें मालूम भी है कि तुम ये क्या कह रहे हो? ये मेरा घर है और आज के बाद मुझे इस घर में ना नजर मत आना। अभी के अभी यहां से बाहर निकलो। जैसे ही कश्मीरा ने देखा कि मामला उसके हाथ से बाहर निकल रहा था, तो उसने तुरंत अपनी जगह से खड़ा होकर पारस को सुनाना शुरू कर दिया। कश्मीरा, तुम्हें इस धोखेबाज आदमी की कोई जरूरत नहीं है। ये आदमी झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है, फरेबी आदमी है ये। पारस ने लकी की तरफ उंगली उठाते हुए कहा और फिर लकी की तरफ देखकर बोला, क्या तुम मुझे और सरोज आंटी को अपनी घड़ी दिखा सकते हो? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं तुम्हें अपनी घड़ी क्यों दिखाऊं? तुम होते कौन हो मेरी घड़ी देखने वाले? और किस हक से तुम मुझे ये हुक्म दे रही हो कि मैं तुम्हें अपनी घड़ी दिखाऊं? लकी ने भी एक बार के लिए कश्मीरा के सुर मिलाते हुए कहा और फिर कश्मीरा से ऊपर आवाज में बोला, हाँ, तुम होते कौन हो इतनी इंक्वायरी करने वाले? चुपचाप यहां से बाहर निकलो। तो कश्मीरा जानती थी कि अगर लकी को एक बार के लिए भी घड़ी दिखानी पड़ गई तो सारा राज एक बार में खुल जाएगा और वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। उसके साथ साथ यही हाल कश्मीरा का भी हो जाएगा। अब अगर कश्मीरा पारस को वहां से बाहर निकाल देती तभी उसके बचने के चांस बन सकते थे। चुप रहो। ठीक इसी वक्त सरोज ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। वो समझ गई थी कि यहां पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रही थी। दाल में कुछ काला तो जरूर था जिसे कश्मीरा ढकने की कोशिश में लगी थी। फिर सरोज ने लकी की तरफ देखा और बोली, लकी, लो इधर, मुझे तुम्हारी घड़ी देखनी है। अब इस वक्त उनकी बातें सुनकर लकी खुद भी बहुत दुविधा में पड़ गया। कश्मीरा की खुद की भी घबराहट कम होने का नाम नहीं ले रही थी और उसके दिल में की धड़कन भी तेज हो गई थी। अब उसे क्या करना चाहिए था उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इधर लकी को लगा कि जब ये सिचुएशन आ ही रही थी तो उसके पास घड़ी दिखाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसलिए उसने अपना सीधा हाथ ऊपर उठाया और फिर अपनी घड़ी का डायल सरोज की तरफ लाकर दिखा दिया। वो अपना हाथ नीचे कर लेना चाहता था और साथ ही सरोज से झूठ बोलने के लिए माफी भी मांगना चाहता था।
पारस, तुम अभी अभी लकी की घड़ी के बारे में क्या कह रहे थे? जरा एक बार फिर से कहना तो। सरोज ने लकी की घड़ी की तरफ घूरते हुए देखा, लेकिन उसमें उसे कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। अरे आप उसकी सुई को ध्यान से देखो ना। पारस ने फिर से हंसते हुए देखा। घड़ी में तो सुई है, लेकिन चल तो नहीं रही है। सरोज ने लकी की तरफ देखा और पारस की तरफ देखते हुए कहा, अरे कहां से चलेगी, घड़ी असली ही नहीं है, बल्कि घड़ी का डमी मॉडल है ये। पारस ने कहा। सरोज इतना सुनते ही चौंक गई थी। इधर कश्मीरा और लकी की जान भी उनके गले में अटक गई। अब आगे क्या होने वाला था? क्या कश्मीरा लकी को इस सिचुएशन से निकाल पाती? क्या लकी अपना असलियत उन्हें बता देगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी और कश्मीरा सरोज के सामने बैठ तो गए थे, लेकिन पारस जिस नजर से लकी को देख रहा था, उसे लकी को कुछ अजीब सा लग रहा था। उसकी नजर सिर्फ लकी के कपड़ों पर टिकी हुई थी, और वो बार बार उससे यही पूछे जा रहा था कि उसने उन्हें कहां से खरीदा था। धीरे धीरे पारस कपड़ों से आगे बढ़ता हुआ अब उसके जूते, कंपनी और घड़ी पर आ गया था। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना बचाव कैसे करे। इधर खुद कश्मीरा को भी लगने लगा कि वो बुरी तरह से फंसने वाली थी, इसलिए उसने पारस को घर जाने की धमकी दी थी। लेकिन पारस उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। सरोज को भी अब उसके ऊपर शक हो रहा था, और जैसे ही उन्होंने उसकी घड़ी देखी तो बोली, क्या ये घड़ी नकली है? डमी घड़ी है ये। सरोज ने लकी और कश्मीरा की तरफ देखते हुए कहा। वो चौंक गई थी। लकी की शक्ल पर 12 बज चुके थे, और इधर कश्मीरा भी कुछ कहने की स्थिति में अब नहीं रह गई थी। वो अपनी मां से आंख तक नहीं मिला पा रही थी। अरे आंटी, ये सिर्फ घड़ी नकली नहीं है, इसके अलावा ये कपड़े, जूते और ये सब नकली है। सब के सब जो इसने पहन रखा है, सब नकली है। पारस ने लकी की तरफ आगे बढ़ते हुए कहा और उसकी शर्ट पकड़ ली। क्या? सरोज का तो दिल ही बैठ गया। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे उन्हें चक्कर आ रहे हों। फिर लकी का चेहरा उन्होंने देखा, और उसे देखते ही वो समझ गई कि पारस उनसे सच बोल रहा था। फिर उन्होंने कश्मीरा की तरफ देखा, और उनकी आंखों में फिर से वही गुस्सा उतर आया। कश्मीरा के लिए उसकी मां की आंखें देखकर सांस ले पाना भी अब मुश्किल हो रहा था। बेवकूफ आदमी, यह हक किसने दिया तुझे मेरे बॉयफ्रेंड का इस तरह से मजाक उड़ाने का? तुम होते कौन हो उसका इस तरह से मजाक उड़ाने वाले? अगर तुम ये कह रहे हो कि जो इसने पहना है सब नकली है, तो क्या तुम्हारे कहने से ये सब नकली हो जाएगा? लो, ऐसे में तो मैं भी खुद कह देती हूँ कि तुमने जो पहना है वो सब नकली है। निकल जाओ यहां से बाहर। कश्मीरा ने उल्टा पारस के ऊपर चिढ़ते हुए कहा। उसने अपने मन में सोच लिया था कि अब तक बात जब यहां पहुंच गई थी तो वो खुद भी अब मोर्चा नहीं छोड़ने वाली थी, जब तक वो या तो पूरी तरह से हार जाती या पारस को उसके घर से निकाल देती। कश्मीरा, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? ये आदमी तुम्हें धोखा दे रहा है। मैं सच बता रहा हूं, ये शक वाली बात है ही नहीं यार। मैं कंफर्म कह रहा हूं ये तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम्हें कह रहा हूं ये जो नकली कपड़े इसने पहन रखे हैं। पारस ने कहा और लकी की कॉलर खींचकर उसके पीछे का टैग देखने लगा। उसके पीछे एक सफेद रंग की पट्टी लगी हुई थी और उसमें लिखा था कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट। देखो देखो, मैंने कहा था ना, किसी फिल्म प्रोडक्शन हाउस के कपड़े पहने हुए इसने। पारस ने कहा और फिर अपनी जेब से अपना कार्ड निकालकर कश्मीरा के हाथों में पकड़ा दिया और बोला, ये मेरा बिजनेस कार्ड है। मैंने एक नई कंपनी खोली है और मैं फिल्म क्रू को सामान दिलवाने में मदद करता हूं, काम करता हूं। अब ये आदमी ने जो कपड़े पहने हैं, जूते, घड़ी, सब मेरी कंपनी का माल है। क्या? अचानक से कश्मीरा के होश उड़ गए। उसे अपने कानों पर तो विश्वास नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके कान में किसी ने बम फोड़ दिया। उसका दिमाग एक बार में ही सुन पड़ गया। इसके बाद उसके पास में कहने के लिए कुछ और बाकी नहीं रह गया। उसने जिस कंपनी से ये कपड़े लाए थे वो एक बड़ी कंपनी थी, तो फिर वो पारस की कंपनी कैसे हो सकती थी? क्या मैं सही कह रहा हूं लकी भाई? बताओ, सही कह रहा हूं ना मैं? पारस ने लकी की तरफ घिन्न भरी नजरों से देखते हुए कहा, इधर आओ। सरोज ने भी कश्मीरा की तरफ देखते हुए कहा। उन्हें कश्मीरा के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी वजह से उनकी लकी से कितनी उम्मीदें बंध गई थी।
लेकिन जब वो उम्मीदें किसी शीशे की तरह चटक गई तो सरोज को एक पल के लिए लगा कि उसे जमीन के अंदर धंस जाना चाहिए। उन्होंने कश्मीरा को एक तरफ बुलाया और बोली, तुमने इस लड़के को पसंद किया अपने लिए? इसके अलावा तुम्हें और कोई नहीं मिला क्या? और तुम मुझसे कहती फिरती हो कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं करनी चाहिए, है ना? अब तुम ही बताओ खुद, आज अगर पारस नहीं होता तो हो सकता था ये आदमी तुमसे शादी करने के बाद बेच देता तुम्हें और किसी से पैसे लेकर धोखा दे देता। हद होती है बेवकूफी की भी। सरोज की जुबान में जैसे अंगारे निकल रहे थे और उसने बड़ी बात कह दी कि कश्मीरा के पास में उसके बात का जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी मां से ऐसा क्या कहे जिससे उनकी जान छूट जाए। सरोज कश्मीरा को अपने पीछे खींच लकी की ओर बढ़ी और उसे चिल्लाकर बोली, आखिर हो कौन तुम? ये घर पर क्या कर रहे हो? सच बताओ मुझे। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं और सच बात तो यह है कि मेरा इस घर में कोई काम नहीं है। लकी ने आखिरकार हार कर अपना सच कबूल कर लिया था, क्योंकि अब कुछ भी छिपाने के लिए उसके लिए मुमकिन नहीं था। कॉलेज स्टूडेंट? तुम्हें तो वहां सिर्फ छल करना सिखाते होंगे ना? समाज में एक दीमक हो तुम। तुम्हारी ऐसी भोली सूरत देखकर नहीं लगता तुम इतने चालाक होगे। सरोज लकी की ओर उंगली उठाकर उसे फटकार लगा रही थी। तुम अभी मेरे घर में कैसे खड़े हो? निकलो। तुम्हें निकल जाना चाहिए, समझ नहीं आता? मैं मदद कर देती हूं। ऐसा कहकर सरोज लकी को बाहर की तरफ खींचने लगी। आप क्या कर रहे हो? उसे धक्का मत दो। कश्मीरा उसकी मां और लकी के बीच में आ जाती और सरोज को जबरदस्ती रोक देती है। अगर सरोज ने लकी को वहां से निकाल दिया तो कश्मीरा को फिर से पारस से ही शादी करनी होगी, जिससे वो बिल्कुल मंजूर नहीं था। पागल लड़की, तुझे समझ नहीं आ रहा? दुष्ट आदमी है ये। क्या तुम अभी भी इसके घर में रहना चाहती हो? ये कहकर सरोज लकी को घूर रही थी और फिर उस पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। निकल जा यहां से कमीने। मेरी बेटी से दोबारा छल करने की हिम्मत मत करना। निकल जा। आप उसे क्यों मार रहे हो? हाथ मत उठाओ उस पे, कश्मीरा ने कहा और उन दोनों के बीच आकर लकी को गले लगा ली ताकि सरोज उसे मार ना सके। कश्मीरा? सरोज का गुस्सा अब 7वें आसमान में था। यह आदमी झूठा है, तुम फिर भी इसकी तरफदारी कर रही हो। तुम अभी भी ये चाहती हो कि ये तुम्हारे साथ धोखा करे, तुम्हें कंगाल करे। तुम पर मेरे सारे पैसे ना बर्बाद करने से उफ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं मैं तुझे। जी हां, कश्मीरा ने आज तक इससे पहले अपनी मां से इस तरह से बात नहीं की थी, लेकिन आज तो वो इस हद तक जाने की भी नहीं सोच रही थी। मैं उसे बहुत पसंद करती हूं, अपनी जान से भी ज्यादा। अब चाहे वो मुझसे झूठ बोल रहा हो या सच बोल रहा हो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी जिंदगी में इसके अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। इसलिए आपको मेरी और चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे लिए अंबानी का बेटा भी लेकर आ जाओगे ना, तब भी मैं उसकी तरफ नहीं देखूंगी, कश्मीरा ने कहा। कश्मीरा? सरोज ने कश्मीरा को दांत गुस्से में भींच कर देखते हुए कहा, लेकिन इसके आगे वो खुद भी कुछ नहीं कर सकती थी। उनकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे हार्ट अटैक आने वाला था। उनकी ऐसी हालत देखकर कश्मीरा की हालत खराब हो गई। वो देख पा रही थी कि उसकी वजह से उसकी मां का क्या हाल हो गया, लेकिन फिर भी उसे मालूम था कि ये लड़ाई वो अपने लिए लड़ रही थी और इस लड़ाई को लड़े बिना उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। आंटी, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें सबसे पहले आपके शरीर का ध्यान रखने की जरूरत है। कश्मीरा, प्लीज मेरी बात सुनो। ये आदमी तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जितना दूर रह सकती हो इससे उतना दूर रहने की कोशिश करो प्लीज। पारस ने सरोज को संभाला और कश्मीरा को फिर से समझाने की कोशिश करते हुए कहा, साले, तुझे क्या लगता है मैं अभी तेरे जैसी आदमी की बात सुन लूंगी? चुपचाप निकल जा मेरे यहां से। कश्मीरा ने पारस को हड़काते हुए कहा, ठीक है, मैं आगे से तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। पारस ने अपना मुंह बंद कर लिया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि वो उसके घर से निकल जाने वाला था। वो अभी भी वहीं रुका हुआ था और सरोज को अपने साथ लेकर सोफे पर बैठ गया। वो उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा था। लकी को अंदाजा नहीं था कि मामला इस हद तक बिगड़ जाएगा, वरना वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाता। उसे अब कश्मीरा के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने उसी तरह से कश्मीरा को देखा। कश्मीरा ने भी अपना सिर उसे देखकर हाँ में हिला दिया। उसका इशारा साफ था, वो जो कह रही थी सही कह रही थी और उसमें लकी को उसका साथ देने की जरूरत थी। लगभग 20 मिनट के बाद सरोज की हालत स्थिर हो गई। पारस,
आज तुम मेरे यहाँ खाना खाने के बाद ही जाओगे। तुम चिंता मत करो, अभी भले ही तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रही है, लेकिन बाद में मैं इसे ठीक कर दूंगी। तब तक तुम बस आते रहना और देखना वो दिन दूर नहीं जब मैं तुम्हें अपनी बेटी के साथ डेट पर भेजूंगी, सरोज ने कहा। उसकी आंखों से ये बात छुपी हुई नहीं थी कि पारस को कश्मीरा ने बुरी तरह से डांटा था और उसे कितना कुछ सुनाया था। वो उसे जाने नहीं देना चाहती थी। सरोज अब पारस को पसंद करने लगी थी। तुम बस इंतजार करते रह जाओगे, मैं लकी को पसंद करती हूं और करती रहूंगी। इधर कश्मीरा ने पारस को देखते हुए कहा और फिर लकी की तरफ देखते हुए बोली, अगर मुझे लकी के साथ मिलकर भीख भी मांगनी पड़ी ना तो मैं उसके लिए तैयार रहूंगी, लेकिन एक बात तुम्हें बता देती हूं, मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करूंगी। अगर तुम ये सपना देख रहे हो तो भूल जाना। नहीं, कोई बात नहीं पारस, तुम्हें उसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं जो कह रही हूं उस पर ध्यान दो, उसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। फिर से सरोज ने पारस के कंधे पर हाथ रखा और उसे देखकर मुस्कुराने लगी। अब पारस अपने मन में मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था, अब जब मैंने सासू माँ को ही फंसा लिया है तो फिर मुझे बेटी को भी फंसाने में ज्यादा देर तो नहीं लगेगी। और तुम चुपचाप जाकर उस कोने में खड़े हो जाओ, हमारे घर के अंदर पैर रखने की हिम्मत करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझे? सरोज ने लकी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा। अगर वो इस धोखेबाज आदमी से छुटकारा नहीं पा सकती थी तो फिर उसे इतनी आसानी से जाने देने वाली भी नहीं थी। सरोज ने लकी को बाथरूम की तरफ जाने का इशारा किया और बोली, जाओ जाकर बाथरूम साफ करो। मम्मी, आपको नहीं लगता ये ज्यादा हो रहा है कुछ? कश्मीरा ने गुस्से में अपनी मां की तरफ देखते हुए कहा। क्या मैं बहुत ज्यादा कर रही हूं? अच्छा, अगर तुम्हें बाथरूम साफ करना नहीं है तो चुपचाप मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मम्मी, कश्मीरा ने फिर से अपनी मम्मी के ऊपर चिल्लाते हुए कहा और वो फिर से अपनी मां से लड़ाई करनी शुरू कर दी। नहीं छोड़ो कश्मीरा। कश्मीरा छोड़ो, कोई बात नहीं। लकी ने कश्मीरा का हाथ पकड़ा और उसे सिर ना में हिला दिया। उसके बाद उसने पारस को देखा और जो उसे देखकर हंस रहा था। फिर सरोज को देखा जो कि उसे कुछ खाने के लिए तक नहीं पूछ रहा था। आखिर में लकी ने कश्मीरा की तरफ देखा और कहा, मैं चला जाता हूं, और वो बाथरूम की तरफ जाने लगा। अच्छे से साफ करना, कोई भी दाग नजर नहीं आना चाहिए। अगर मुझे एक भी दाग दिखाई दिया ना तो मैं घर से बाहर निकाल दूंगी, सरोज ने लकी की तरफ चिल्लाते हुए कहा। तब तक लकी बाथरूम की तरफ पहुंच चुका था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में लकी बाथरूम साफ करने वाला था या फिर वो वहां से निकल जाने वाला था? कैसे बचाती कश्मीरा अपने आप को पारस से? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टामिलियन सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी की पहचान सब लोगों के सामने आ गई थी। जो कपड़े उसने पहने हुए थे वो किसी के नहीं बल्कि पारस के ही कंपनी के थे और पारस ने उन्हें एक बार में ही पकड़ लिया था। इसके बाद सब लोगों के बीच में खूब कहासुनी हुई और लकी सिर्फ उन्हें बैठकर देखे जा रहा था। कश्मीरा बार बार पारस को अपने घर से चले जाने के लिए कह रही थी, लेकिन पारस वहां से हिलने का नाम तक नहीं ले रहा था। इतने में सरोज ने लकी से कहा कि अगर वो इस घर के अंदर रहना चाहता था तो उसे यहाँ का बाथरूम साफ करना था। लकी ने मना नहीं किया और वो बाथरूम साफ करने के लिए अंदर चला गया। इधर कश्मीरा ने अपनी जेब से अपना फोन निकाल लिया और उसके बाद उसने भी सरोज और पारस से कुछ नहीं कहा। उसने उसका मकसद तो पूरा ही कर लिया था और अब सरोज और पारस दोनों को कम से कम इस बात का पता चल गया था कि लकी उसका बॉयफ्रेंड था और अब सरोज चाहकर भी कश्मीरा को पारस के साथ नहीं भेज सकती थी। तभी फिर से दरवाजे की घंटी बजी। सरोज अपनी जगह से उठी और दरवाजे खोलने के लिए चली गई। वहां पर दो लोग दरवाजे के सामने खड़े थे। उनमें से एक सरोज की बड़ी बेटी और दूसरी उसका दामाद था। उसका नाम गजराज और सुधा था। उनके पीछे एक तीसरी लड़की भी खड़ी थी जो कि कोयल थी। ये और कोई नहीं बल्कि वही कोयल थी जो लकी के साथ पढ़ा करती थी और ये गजराज और सुधा कोई नहीं बल्कि वही लोग थे जो कल लकी से उसका बंगला किराए पर लेने के लिए आए थे। माँ, नानी, अरे तुम लोग सब कब आ रहे हो? और कोयल, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? वो नजर नहीं आ रहे? जैसे ही सरोज ने इन सब लोगों को अपने सामने देखा तो उनका मूड पहले से थोड़ा सा ठीक हो गया। अरे नानी, वो क्या हुआ ना कि मेरे पापा से ना कंपनी में चीजें ठीक से संभल नहीं पा रही तो मम्मी दादी जी को हॉस्पिटल लेकर गई हुई हैं।
अब इतने दिनों से ना मम्मी दादाजी का ध्यान रख रही हैं और पापा काम में लगे हुए हैं, इसलिए घर में अकेली वही बची हैं। तो मैं यहाँ आपसे मिलने के लिए आ गई। मैंने मौसी को बोला कि आप मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी पर ना लेने के लिए आ जाओ, तो ये मुझसे लेने के लिए आ गई। सरोज ने कोयल की तरफ देखा और फिर बड़बड़ाते हुए बोली, तुम्हारे माँ बाप भी बहुत खूब है यार, अब वो अपने बाप की बरसी पर ही नहीं आ रहे। अरे नानी, सच में ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है अगर किसी को नहीं आना होता तो मैं क्यों आती? मैं तो आई हूं ना। और अगर आपको लगता है कि मेरा आना पूरा नहीं है तो मैं वापस चली जाती हूँ और अपने मम्मी पापा को भेज देती हूँ। कोयल ने सरोज को चिढ़ते हुए कहा। सरोज देख रही थी कि कोयल काफी चालाक हो गई थी। क्या बात है, तुम तो बहुत चालाक हो चुकी हो कोयल। चलो अपनी नानी के सामने ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुझे मालूम नहीं है कि मैं तुझे कितना याद कर रही थी। अब जल्दी से अंदर आ, नाना जी की तस्वीर के सामने अगरबत्ती आकर जला जा। सरोज ने कोयल के गाल खींचते हुए कहा और फिर गजराज और सुधा की तरफ देखते हुए बोली, तुम लोग क्या कर रहे हो, अंदर आओ। फिर उसने सुधा को देखा। वो सुधा और उसके पति को शुरुआत से ही काफी पसंद करती थी। वो जानती थी कि गजराज काफी मेहनती आदमी था। फिर जब कोयल अंदर आई तो उसने देखा कि कश्मीरा वहां पर पहले ही पहुंच चुकी थी। वो कोयल को काफी आश्चर्य हुआ था। वो सुधा के साथ अंदर गई और अपने नाना जी की तस्वीर के सामने अगरबत्ती लाकर जला आई। उसके बाद कोयल और कश्मीरा एक साथ बैठ गए। उसके पास में सुधा और गजराज भी बैठे हुए थे। मां, ये कौन है? सुधा ने जब पारस को देखा तो उसने सरोज से पूछा। फिर उसे अगले ही पल ध्यान आया कि कल उसकी मां जिस लड़के के बारे में बात कर रही थी, शायद ये वही लड़का था। जब सरोज ने पारस को सबसे मिलवा दिया तो पारस ने भी सबसे हाय हेलो किया और फिर सबको अपना बिजनेस कार्ड पकड़ा दिया। वो सरोज के साथ साथ इन लोगों के ऊपर भी अच्छा इंप्रेशन जमाना चाहता था और इसलिए वो सब खूब हंस मिलकर बात कर रहे थे। पारस का तो अपना प्रोडक्शन हाउस है, साथ में कोई कंपनी भी है जिससे ये लोग फिल्म बनाते हैं और टी सीरियल भी बनाते हैं। इनका काम कश्मीरा के काम जैसा ही है यार। कश्मीरा भी टीवी में थी और ये भी मीडिया में ही है, तो इन दोनों की जोड़ी तो खूब अच्छी बनेगी, सुधा ने कहा। उसे मालूम था कि पारस को बुलाने की पीछे की वजह सरोज ने कश्मीरा को पहले ही बता दी होगी। अगर कश्मीरा जी कहे तो मैं उनसे मीडिया और स्पोर्ट्स के बारे में काफी सारी बातचीत करना चाहूंगा। दोनों ही फील्ड मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे बस इस बात का डर है कि शायद कश्मीरा मुझे ये मौका ही नहीं देंगी, पारस ने हंसते हुए कहा। जब उसने देखा कि सुधा और गजराज पर उसका इंप्रेशन खराब नहीं पड़ा तो वो चाहता था कि वो लोग पारस की तरफ से कश्मीरा से कहें कि वो उससे जाकर बात करे। जैसे ही पारस ने अपनी बात खत्म की, सुधा उसे घूरते हुए देखने लगी और उसके मन में उसके लिए जो कड़वाहट थी वो और ज्यादा बढ़ गई। अच्छा, मैं समझी नहीं कि तुम। गजराज और सुधा दोनों ही इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर पारस क्या कहना चाहता था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और वो समझ पा रहे थे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो थी। कश्मीरा ने अपने लिए एक लड़का ढूंढ लिया है, सरोज ने काफी भारी दिल से कहा। क्या सच में कश्मीरा, तुमने लिए एक नया लड़का ढूंढ लिया है? कोयल, सुधा और गजराज यह खबर सुनते ही चौंक गए। फिर सुधा ने तुरंत पूछा, कौन है वो लड़का, काम क्या करता है? यह सवाल सुनते ही फिर से सरोज ने एक भारी और गहरी सांस ली और तनी हुई भौएं से कश्मीरा की तरफ देखने लगी। इसमें इतना खुश होने की बात नहीं है। जो लड़का इसने पसंद किया है ना, एक नंबर का झूठा आदमी है। वो अभी हमारे साथ घर पर आया, सारे नकली कपड़े और नकली घड़ियां पहनकर। हमें यह दिखाना चाहता था कि बहुत अमीर था, लेकिन उससे बड़ा फटीचर आदमी मैंने आज तक देखा नहीं। उसने मुझे आकर पता है क्या कहा कि उनके बाप की ना कोई इंटरनेट की कंपनी है जिसे वो दिन रात संभालता है। हर साल 200-300 करोड़ का टर्नओवर भी है। वो तो अच्छा हुआ कि पारस ने उसे वक्त रहते ही पकड़ लिया, वरना धोखा खा जाती आज तो मैं। क्या, तो आपने उसे भगा दिया? सुधा ने पूछा। नहीं यार, भगाया नहीं है। हालांकि मैं चाहती तो यही थी कि उसे यहां से लात मारकर बाहर निकाल दूं, लेकिन ये कश्मीरा मुझसे लड़ी जा रही थी। जिद पर ही अड़ गई, बोली ये जैसा भी है मुझे पसंद है, शादी उसी से करूंगी। वो खुद भी बहुत ढीठ है। इतना सब हो जाने के बाद ना खुद भी यहां से नहीं गया, जैसे मुझे मारकर ही दम लेगा। सरोज ने जानबूझकर कश्मीरा को सुनाते हुए लकी को ताना मारा। कश्मीरा वहां बस किसी पुतले की तरह बैठी हुई थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे काफी जलन हो रही थी और शर्म के मारे वो जली जा रही थी। कश्मीरा, तुमने मम्मी से लड़ाई क्यों की? मम्मी जो कह रही है वो तुम्हारे भले के लिए तो कह रही है ना, तो फिर तुम उनके साथ लड़ाई कैसे कर सकती हो? सुधा ने कश्मीरा को सुनाना शुरू कर दिया था और खूब बोलते जा रही थी।
लेकिन कश्मीरा सिर्फ उसकी बातें सुन रही थी और कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो कुछ नहीं कह रही थी। वो जानती थी कि इस वक्त उसका कुछ कहना सही नहीं था, इसलिए वो चुप थी। ठीक इसी वक्त बाथरूम में से कुछ आवाज आने लगी। सोफा बाथरूम के पास ही लगा था, इसलिए वहां पर आने वाली आवाजें यहां पर साफ सुनाई देती थी। सुधा ने सरोज की तरफ देखते हुए पूछा, अंदर बाथरूम में कौन है? और कौन होगा, वही धोखेबाज मक्कार है अंदर। वो अभी यहां पर ही है? सुधा ने पूछा और फिर अपनी जगह से उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगी। वो खुद भी अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि आखिर ऐसा कौन सा मक्कार था जिसे उसकी बहन अपने लिए पसंद करके लेकर आई थी। सुधा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरोज ने सुधा की तरफ देखते हुए कहा। फिर उसने सुधा और गजराज की तरफ देखा और बोली, मैंने उसे अंदर भेजा है बाथरूम साफ करने के लिए। बहुत बदबू आ रही थी तो वही साफ कर रहा होगा, करने दो साफ। बहुत ही बेशर्म किस्म का आदमी है। उसे क्या लगता है कोई लंगर खाना है यहाँ कोई भी मुंह उठाकर आ जाएगा और खाना खाकर मेहमान नवाजी कराकर चला जाएगा? अरे घर है ये मेरा, और अगर उससे मेरे साथ रहना है, मेरे घर में रहना है, तो जैसा मैं कहूंगी ना वैसा करना पड़ेगा उसे। कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। सरोज ने जानबूझकर ये सारे बातें काफी जोर जोर से बोली ताकि लकी, जो कि बाथरूम के अंदर था, उसे ये सब सुनाई दे जाए। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि लकी ने अपने कानों में ईयरफोन लगाए हुए थे। वो मजे से गाने सुन रहा था और नाक बंद करके बाथरूम साफ कर रहा था। बाहर क्या चल रहा था उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कश्मीरा, ये मम्मी क्या कह रही है? वो तुम्हें यहां चीट करके लेके आ रहा था और तुम अभी भी उससे शादी करने की जिद पर अड़ी हो। ये कैसी जिद है यार? सुधा ने कश्मीरा की तरफ देखते हुए कहा। वो इस वक्त उससे बड़ी बहन होने की हैसियत से बात कर रही थी। वो कश्मीरा से इस तरह की बात करना पसंद भी करती थी। उसे कश्मीरा के ऊपर हक जमाना अच्छा लगता था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के आज, अभी के अभी उस आदमी से अपने रिश्ते खत्म करो, वरना वो तुम्हें बर्बाद करके रख देगा, याद रखना। अब हम सब के पास उतना टाइम नहीं है कि हम तुम्हारा ध्यान रखें। अगर कल को तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो हम लोग भी क्या कर सकेंगे? अच्छा, वैसे एक बात बता ना, मैंने आपको कब परेशान किया? कश्मीरा ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को दबाते हुए अपनी बहन से पूछा। अरे ये किस तरह का एटीट्यूड है तुम्हारा? मैं जो कह रही हूं तुम्हारे खुद के भले के लिए कह रही हूं ना यार। सुधा ने भी फिर से समझाते हुए उससे कहा, लेकिन जैसे ही उसने कश्मीरा के मुंह से ये बात सुनी तो उससे भी गुस्सा आ गया। कश्मीरा पहले कभी उससे ऐसी बात नहीं करती थी, लेकिन आज उसे ये क्या हो गया था कि उसे समझ नहीं आ रहा था। अरे छोड़ो ना तुम वो सब बातें। सरोज ने सुधा को बीच में ही रोक दिया और फिर उसने अपनी धीमी आवाज में और आगे बोला, ये उस लड़के के प्यार में ना पागल हो गई है, जैसे ही उसने इसके ऊपर जादू चला दिया हो कोई। अब इसके ऊपर और कुछ फायदा ही नहीं हो रहा कहना सुनने का। ये तो वही करेगी जो इसको करना है। सरोज ने उसे समझाते हुए कहा, प्यार में आदमी अंधा होता है, बेवकूफ हो जाता है। सुधा ने अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए कहा और फिर गजराज की तरफ देखने लगी। गजराज ने उसे देखा और कहा, तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम अच्छे आदमी को छोड़कर एक धोखेबाज के चंगुल में फंसने की कोशिश कर रही हो? समझ में नहीं आ रहा तुम्हें सुधा की क्या कहना चाह रही है? अरे गजराज छोड़ो, ये पागल है। कभी कभी इसको पागलपन के ना दौड़े पड़ते हैं और उसमें भी कोई कुछ नहीं कर सकता। लगता है ये उसके साथ रह पाएगी, लेकिन उसका ज्यादा दिन तक ना चलेगा नहीं, देख लेना तुम। हाँ सुधा दीदी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इधर से पारस ने भी हाँ करते हुए कहा और फिर धन्यवाद देने के लिए अपनी गर्दन को जोर जोर से हिलाने लगा। अब उसे दिल ही दिल में और भी ज्यादा अच्छा लगने लगा था। उसे इस बात की पूरी गारंटी मिल चुकी थी कि कश्मीरा का पूरा परिवार ही उसके साथ खड़ा था। अब भले ही उधर कश्मीरा को अपने ही दिल में अजीब महसूस हो रहा होगा, लेकिन वो बाहर कुछ नहीं कह पा रही थी। लेकिन अब आगे क्या होने वाला था? क्या होता जब लकी बाथरूम से बाहर निकल आता और सब लोगों के मुंह उसे देखते ही खुले रह जाते? क्या सरोज फिर से इस बात को पचा पाती कि वो लकी के लिए जो सोच रही थी, लकी वैसा नहीं था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टामिलियन सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी के बाथरूम में चले जाने के बाद सरोज के घर पर कोयल और सुधा और गजराज आ पहुंचे थे। कश्मीरा और कोई नहीं बल्कि कोयल की मौसी थी। और आज कोयल अपने मम्मी पापा की तरफ से उसके नाना जी के सामने अगरबत्ती लगाने के लिए आई थी। फिर जब उसने पारस को वहां देखा तो सब लोग उससे बात करने लगे। बातों ही बातों में सरोज ने उसे ये बताया कि पारस कश्मीरा के लिए आया हुआ था, लेकिन कश्मीरा
अपने लिए पहले से ही एक धोखेबाज को पसंद कर चुकी थी। इस बात पर सुधा और गजराज ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सुनने को राजी नहीं थी। इधर लकी भी आराम से ईयरफोन लगाकर बाथरूम में बैठा हुआ था। कश्मीरा को सभी लोग कुछ न कुछ तो कहे जा रहे थे, पर फिर भी उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे ये सब सुनने की बचपन से आदत थी, लेकिन कोयल को उन दोनों की बातों से फर्क पड़ रहा था और उसने कश्मीरा के हाथ पर सिंपैथी देने के लिए अपना हाथ रखा। कोयल जानती थी कि कश्मीरा को वो लड़का जरा भी पसंद नहीं आते थे जो उसकी नानी उनके लिए लेकर आती थी। जब उसने सुना कि कश्मीरा ने खुद अपने लिए किसी को पसंद किया था तो उसे बड़ी खुशी हो रही थी, लेकिन उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसकी मौसी की पसंद ऐसी निकलेगी। चलो अब ये बात छोड़ो, ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन सुधा, गजराज, पहले मैं चलकर तुम्हारा बंगला देखना चाहती हूं। सरोज ने कश्मीरा के मसले को नीचे दबाते हुए कहा। वैसे भी उन्हें घर खरीदे हुए 2 महीने से ज्यादा हो चुके थे, पर फिर भी उनके परिवार में से किसी ने अभी तक उनका घर नहीं देखा था। सरोज इस मौके का लाभ लेना चाहती थी। आज जब उनके पति की बरसी थी और सब लोग आए हुए थे, तो ऐसे मौके पर वो सुधा के घर जाने का मन बना चुकी थी। आप हमारे साथ ग्रीन लीफ हाउसिंग चलना चाहती हो? मैं तो आप लोगों के साथ आ रही हूं फिर, कोयल ने चहकते हुए कहा। लकी का घर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास में ही था और वो कब से उन बंगलों को देख रही थी। जब भी वो उसे देखती तो उसे उन्हें अंदर से देखने का मन करने लगता, लेकिन ये मौका उसके नसीब में आज जाकर लगने वाला था। वो उस बंगले को अंदर से देख लेना चाहती थी ताकि कल को जब वो अपने दोस्तों के बीच जाए तो वहां पर शो ऑफ कर सके। ठीक है, हम लोग चल लेंगे, सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा। लकी ने पहले ही उन्हें बंगले की चाबी दे दी थी और उन्हें अब किसी बात का डर भी नहीं था। सुधा दीदी, गजराज जी, आप लोगों का ग्रीन लीफ हाउसिंग में बंगला है? पारस ने आश्चर्य के साथ पूछा, और जब सुधा और गजराज ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया तो पारस की तो आंखें और ज्यादा तेज हो गई। क्या बात है, ग्रीन लीफ हाउसिंग तो इस वक्त दिल्ली का सबसे मशहूर और हॉट सोसाइटी में से एक है। हर कोई वहां पर घर लेना चाहता है, लेकिन सब लोगों का ये सपना पूरा हो जाए ये जरूरी तो नहीं। वहां का छोटे से छोटा बंगला भी 2 करोड़ के आसपास शुरू होता है ना। दिल्ली में तो पॉसिबल ही नहीं कि कोई घर खरीद पाए यहाँ पे, बहुत मुश्किल है, पारस ने उन्हें रिझाने के लिए कहा। और वो लोग पारस की बातें सुनकर उसके मुरीद भी हो चुके थे। उसकी मीठी जुबान का जादू सुधा और गजराज के ऊपर चल पड़ा था। तुम भी वहां पर घर खरीदने की सोच रहे हो क्या? मैं वैसे तुम्हें बता दूं, वहां पर घर खरीदना इतना आसान काम नहीं है जैसा तुमने भी कहा। एक तो पहले ही वहां पर घर खत्म हो चुके हैं और जो थोड़े बहुत बचे थे काफी महंगे होंगे, और वो भी तुम्हें तभी मिल पाएंगे जब तुम्हारे पास में बड़े बड़े कनेक्शन होंगे। गजराज ने उसे ऐसे समझाया जैसे उसने वहां पे खुद घर खरीद रखा था। वो ये भूल ही चुका था कि जिस घर को वो खुद का घर बता रहा था वो उसका नहीं बल्कि लकी का था। अच्छा चलो, ये हो सकता है कि मैं तुम्हें कोई कांटेक्ट दे देता हूं और उसके जरिए तुम अपने लिए वहां पर घर खरीद सकते हो, लेकिन हाँ, मुझे उससे पहले तुमसे ये पूछना पड़ेगा ना कि तुम वहां पर खरीद भी सकते हो या नहीं खरीद सकते हो। अरे गजराज जी, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी मदद हो जाएगी, थैंक यू सो मच। पारस ने गजराज का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे जोर जोर से मलने लगा। वो इतना उत्साहित हो गया कि उसे दिख ही नहीं रहा था कि गजराज का हाथ दुखने लगा था। इधर गजराज और सुधा के दिल को काफी सुकून मिल रहा था। सिर्फ यही वजह थी जिसकी वजह से वो ग्रीन लीफ हाउसिंग में अपने लिए एक घर खरीदना चाहते थे। कश्मीरा, जरा देख अपनी बहन को, वो ग्रीन लीफ हाउसिंग में बंगला खरीद चुकी है। अब तू बता कि तू उस फटीचर के साथ में शादी करेगी तो कहां रहेगी? सड़क पर? मैं जो कह रही हूं ना उसका बुरा मत मान और उसे जरा दिमाग लगाकर सोच, फिर तुझे समझ आएगा कि तेरी माँ जो कह रही है ना गलत नहीं कह रही है। मैं जो कहती हूं सही कहती हूं और तेरे भले के लिए कहती हूं। सरोज ने फिर से कश्मीरा के ऊपर निशाना साधते हुए कहा। तू अभी भी राजेंद्र नगर में ना किराए के मकान पर ही रह रही है क्या? क्या कर रही है कश्मीरा? तू पहले ही 26 साल की हो गई है और अभी तक किराए के मकान में रह रही है, और सब तो ठीक है, लेकिन ये तो बड़ी शर्म की बात है यार। आगे की जिंदगी में मकान का कैसे खरीदेगा? कोई प्लान है या नहीं है? नहीं है, कश्मीरा ने जवाब देते हुए कहा। वो ना तो सुधा को देख रही थी और ना ही अपनी बहन को। अरे कहां से खरीदेगी ये अपने लिए घर? तुझे इसकी सैलरी मालूम है क्या? सब किराया, भाड़ा, खर्चा निकालने के बाद इसके पास बचता क्या है? मुश्किल से हाथ में 4 से 5 हजार रुपए बचते होंगे।
अब 4-5 हजार रुपए में घर थोड़ी चलता है। इतने में से तो तू खुद सोने की 2 चूड़ियां बना ले, घर कहां से बनेगा? कल तो मुझे जरूरत हो तो मैं इसके पैसे मांगने की भी ना सोच भी नहीं सकती हूं इससे, उल्टा मुझसे मांगने लगेगी। सरोज के ताने थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो एक बार शुरू हो गई तो फिर चलती ही जा रही थी। मैंने कब मांगा आपसे पैसे? कश्मीरा को इस बात पर मिर्ची लग गई। उसने अपनी तरफ से घूमते हुए पूछा। उसकी आंखों में थोड़े से आंसू भी आ गए, लेकिन वो उन्हें छुपाकर रोकी बैठी थी। वो किसी को भी अपना रोता चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। अच्छा, तूने कभी मुझसे पैसे नहीं मांगे ना? बहुत सही है। तू तो जब से पैदा हुई है ना तब से खुद ही कमाने लगी थी ना। तेरे स्कूल की फी, तेरा खाना, कपड़े सब तो तूने ही किए ना अपने पैसे खरीद के। तेरी माँ ने तो तेरे लिए कुछ किया ही नहीं है। आज तक तूने जो किया सब अपने ही दम पे किया ना, है ना? सरोज ने फिर से कश्मीरा को लताड़ लगाते हुए कहा। उसकी बात सुनने के बाद कश्मीरा के पास कहने के लिए सच में कुछ नहीं था। ठीक इसी वक्त किस्मत से कश्मीरा का फोन बज उठा और वो बोली, नहीं, तुम अपने हिसाब से देख लो। कंपनी ने मुझे जो काम करने बोला था मैं वो पहले ही कर चुकी हूं और अब मैं उसके लिए और काम नहीं करने वाली हूं। आज के बाद मुझे फोन करने की ना सोचना भी मत, समझे? कश्मीरा ने कहा और फोन काट दिया। उसका सारा गुस्सा उस फोन पर निकल गया था। पहले जब कश्मीरा ने कंपनी छोड़ी थी तो उसे पता चला था कि कश्मीरा का कुछ पैसा अभी भी कंपनी में अटका हुआ था और उसने उसी वजह से फोन किया था। कश्मीरा, क्या हो रहा है? तेरी कंपनी में कुछ हो रहा है क्या? बताना। सरोज ने और बाकी लोगों ने भी कश्मीरा को फोन पर बात करते हुए सुन लिया था और सरोज कश्मीरा की तरफ देखते हुए पूछ रही थी। इधर जब कश्मीरा ने देखा कि सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे तो वो पूरी तरह से घबरा गई। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और फिर पीछे की तरफ घूमकर देखने लगी। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है, कश्मीरा ने कहा। उसे यह सब कहने में बहुत जोर लगाना पड़ा। क्या क्या कहा तूने? जैसे ही सरोज ने कश्मीरा के मुंह से यह खबर सुनी तो उसने तुरंत अपना हाथ टेबल पर जोर से मार दिया और उसकी वजह से टेबल पर रखे कांच टूटकर नीचे गिर गए। ये कब हुआ? सरोज ने पूछा। 3 महीने हो गए। मैं 3 महीने से जॉबलेस हूं, कश्मीरा ने बहुत ही भारी दिल से कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल ऊपर हवा में अटक रहा था और वो कभी भी नीचे गिर सकता था। 3 महीने? बाप रे, तो फिर तू अभी तक तेरा खर्चा कैसे चल रहा था और अब आगे क्या करने वाली है तू? सरोज ने फिर से कश्मीरा को घूरते हुए देखा और पूछा। उसके मुंह से ये बात सुनने के बाद में उसे और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ना सिर्फ उनकी आंखों में गुस्सा था बल्कि कश्मीरा के लिए चिंता भी थी। वो उसके लिए सच में परेशान थी और उनकी इस बेटी ने शायद ये ठान लिया था कि वो अपनी मां को चिंताएं देकर ही मारेगी। पता नहीं, अभी तो मेरे पास कोई काम नहीं है फिलहाल। क्या? जैसे ही कश्मीरा ने यह बात कही सरोज अपनी जगह पे से खड़ी हो गई थी और वो कश्मीरा के गाल पर कसकर तमाचा लगाने ही वाली थी, लेकिन इतने में कोयल ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। तू कैसी बेटी है यार? तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं है? जरा भी चिंता नहीं है? थोड़ा भी ऐसा नहीं लगता कि तूने मां की जिंदगी खराब कर रखी अपनी? अब क्या तू मुझे चिंताएं देकर मार डालेगी क्या? और तूने इतने टाइम से जॉब छोड़ रखी है और तू आज बता रही है मुझे? तो इस बात को भूल मत कि तू 16 साल की नहीं है, 26 साल की हो चुकी है। आज भी तेरे नखरे वैसे ही है। मुझे तो समझ नहीं आता कि तू आगे अपनी जिंदगी में ना क्या करने वाली, कैसे चलाएगी जिंदगी। आगे से कभी भी ना मुझसे उम्मीद नहीं करना कि मैं तुझे पैसे दे दूंगी। ना तो मेरे पास तुझे देने के लिए एक रत्ती भर पैसा है, एक फुट्टी कौड़ी नहीं है, और ना तेरे रहने के लिए ना मैं घर है मेरे पास। इसलिए तू भूल ही जा कि मैं तेरी मदद करूंगी कुछ। सरोज को सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया था। कहीं तू इस पागल के बहकावे में तो नहीं आ गई ना? सच बताना। मुझे तो लग रहा है ना कि तूने इसी की उलूल जुलूल बात की वजह से तूने जॉब छोड़ी, इसी ने भड़काया होगा तुझे। तू ना इस आदमी के चक्कर में पागल हो गई, नष्ट हो जाएगा तेरा जीवन, इसीलिए तूने जॉब छोड़ी है। अब क्या ही बोलूं मैं तुझे, सरोज ने कहा। इधर कश्मीरा बिल्कुल शांत खड़ी थी और उसने अपना सिर नीचे झुका रखा था और सोफे पर किसी मूर्ति की तरह बैठी हुई थी। उसकी मां ने कभी तसल्ली से उसकी बात नहीं सुनी थी। इस वजह से उसमें और उसकी मां में आज इतनी दूरियां आ चुकी थी कि दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं कर रही थी। इस आदमी ने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी है। मैंने इससे ज्यादा बेकार आदमी ने अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं, सच बता रही हूं। जीना हराम कर दिया इस आदमी ने मेरा, सरोज ने आग बबूला होते हुए कहा। भले ही सुधा और कश्मीरा का भी रिश्ता कुछ ठीक नहीं था, लेकिन कश्मीरा और गजराज के बीच में अच्छी बनती थी।
और इनके परिवार में अभी तो यहां सिर्फ वही एक मर्द था जो बैठा हुआ था। ऐसे में उसे कश्मीरा के लिए खड़ा होना था और वो उसे बचाने के लिए खड़ा भी हो चुका था। मम्मी, वो अभी बाथरूम में है ना? रुको, मैं अभी साले को पकड़ कर लाता हूं और उससे पूछता हूं कि सब में उसका हाथ है कि नहीं। अभी उसके गाल पर एक हाथ जमकर पड़ेगा ना, तुरंत मुंह से सब बक देगा कि वो कश्मीरा के पीछे क्यों पड़ा है और क्या चाहता है इससे। कश्मीरा, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है, आगे जो होगा ना मैं देख लूंगा। गजराज ने कहा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। कश्मीरा को डर लग रहा था, लेकिन पारस, सरोज और सुधा तो कब से यही चाह रहे थे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या गजराज लकी को देखने के बाद उसके ऊपर हाथ उठा पाता, या फिर उसके खुद के बंगले का राज बाहर आ जाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कल बाहर उसके बारे में क्या बातें हो रही थी, वो अंदर अपने काम में लगा हुआ था। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि कश्मीरा इतनी बड़ी आफत में फंस चुकी थी। ना सिर्फ उसकी मां उसे नौकरी जाने की वजह से बहुत कुछ सुना चुकी थी, बल्कि अब तो गजराज और सुधा भी उसका लकी से पीछा छुड़वाने के लिए उसके पीछे पड़ गए थे। गजराज से रहा नहीं जा रहा था और वो सीधा उठकर बाथरूम की तरफ जाना शुरू कर चुका था। हाँ, तुम सही कह रहे हो, इसके साथ में तो ऐसा ही होना चाहिए, और उसके साथ में किसी तरह की ना कोई दया दिखाने की जरूरत नहीं है। बाहर लाकर पीट डालो उसे। बस इस चीज का ध्यान रखना कि गुस्से में बस बह मत जाना तुम। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। इसलिए जाओ और चुपचाप जाकर उसे इतना धमका दो कि वो खुद ब खुद कश्मीरा की जिंदगी से दूर चला जाए। सरोज ने गजराज को समझाते हुए कहा। उसे लग रहा था कि अब सिर्फ गजराज ही इस समस्या का हल कर सकता था। गजराज जी, मैं भी आपके साथ आता हूं। अगर उस आदमी ने आपके साथ में कुछ उल्टा सीधा किया तो वो आपकी बात सुनकर बाहर नहीं आया तो मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं तो उसकी बैंड बजा दूंगा। इधर पारस भी उन सबको इंप्रेस करने के लिए गजराज के साथ आ गया था। उसमें उसका फायदा साफ था। वो गजराज के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहता था। जैसे ही वो बंदूक चलाता, पारस का रास्ता साफ हो जाता और कश्मीरा हमेशा के लिए उसकी हो जाती। बहुत बढ़िया, एक से भले दो। अब तुम दोनों जाओ और मुझे इस सिर दर्द से ना जरा छुटकारा दिलाओ। सरोज लकी और कश्मीरा के इस नाटक से तंग आ चुकी थी। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरे रेजिग्नेशन का उस आदमी से क्या लेना देना है? कश्मीरा ने कहा। वो दोनों लकी को सबक सिखाने के लिए जा रहे थे। तब कश्मीरा खुद भी बुरी तरह से घबरा गई। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से लकी फंस सकता था। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और गजराज का हाथ थामकर उसे रोकने की कोशिश करने लगी। क्या कहा? तेरी नौकरी का उस आदमी से कोई लेना देना नहीं? अरे मेरी बच्ची, उस आदमी ने तेरा ब्रेन वॉश कर दिया है, पागल कर दिया है उस आदमी ने तुझे। जॉब चली गई है तेरी उसकी वजह से, और तू कह रही है कि तेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। गजराज, तुम जाओ, इसको मैं संभाल लूंगी, जाओ तुम, सरोज ने कहा और कश्मीरा का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। आओ गजराज जी, पारस ने कहा और फिर दोनों बाथरूम की तरफ बढ़ने लगे। क्या कर रहे हो तुम दोनों? रुक जाओ, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, प्लीज मेरी बात समझो। कश्मीरा ने उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए कहा। अब वो सच में घबराने लगी थी। वो पारस और गजराज का हाथ पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पीछे से सुधा और सरोज ने उसे रोक लिया था। कश्मीरा उनसे बचने की कोशिश भी किए जा रही थी। वो चाह रही थी कि उन दोनों से अपना हाथ छुड़ाकर उन दोनों को बाथरूम पहुंचने से पहले रोक ले, लेकिन वो दोनों की ताकत के आगे हार मान चुकी थी। अब और जोर लगा पाना उसके बस में नहीं था। छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो, रुको यार, वापस आओ, तुम दोनों वापस आ जाओ, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कश्मीरा उनके हाथों से छूटने के लिए लगभग लड़ पड़ी थी और पूरे जोश से अपने हाथ पैर फेंक रही थी, लेकिन फिर भी वो दोनों उसे छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। लकी, लकी वापस आ जाओ, जल्दी आओ और भागो। तुम इतनी डरी हुई इसलिए नजर आ रही हो क्योंकि तुम इस बात को मानती हो कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो उस लड़के की वजह से हुआ है। सुधा ने पीछे से कश्मीरा को गले लगा लिया और उसके कान में जोर से कह दिया, ये जो लड़का आज तुम्हारे साथ में हमारे घर आया हुआ है, तुम्हें क्या लगता है ये इतनी आसानी से यहां से चला जाएगा? गजराज के हाथों से उसका बचना मुश्किल है। फिर उसने अपने पति गजराज की तरफ देखा और चिल्लाते हुए बोली, गजराज, कश्मीरा मान गई है। वो खुद अपनी जुबान से कह रही है कि उस लड़के ने उसे ये सब करने के लिए उकसाया था। अब उसके साथ बात करने की गुंजाइश नहीं बची।
उसे पकड़ो और सीधा एक्शन लो, सुधा ने कहा। इधर कोयल भी घबराई हुई थी। बाकी लोगों के बीच वो खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मौके पर उसे क्या करना चाहिए। जब उसने देखा कि घर के 3 बड़े आपस में लड़ रहे थे तो कोयल अपने आप में बहुत बेबस महसूस कर रही थी और उसने बेबसी में कहा, अरे आप लोग लड़ना बंद कर दो यार, प्लीज आप सब ऐसे लड़ना बंद करो। उधर पारस और गजराज बाथरूम के दरवाजे तक पहले पहुंच चुके थे और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। उन्होंने देखा कि एक जवान लड़का पीठ उनकी दिशा में करके उनकी आंखों के सामने खड़ा था। वो मजे से गाने सुन रहा था और उसने अपने हाथों में प्लास्टिक के दस्ताने पहने थे। वो टॉयलेट की सफाई कर रहा था और उसके पास एक बाल्टी रखी थी। साले तू तो जानबूझकर अपने कानों में ये डालकर लगाकर बैठा है ना, ताकि तू ये नाटक कर सके कि तुझे हमारी आवाज नहीं आ रही। साले तेरी रुक, गजराज ने कहा। लेकिन लकी अभी भी टॉयलेट ही साफ कर रहा था। पारस छोड़ना नहीं है आज इसको, गजराज ने पारस की तरफ देखकर अपनी गर्दन उठाते हुए कहा और फिर दोनों अपनी गुस्से भरी नजरों से देखते उस लड़के की तरफ बढ़ने लगे। पारस छोड़ना नहीं है इसे आज, गजराज ने पारस को बाल्टी की तरफ इशारा करते हुए कहा। उस बाल्टी में सारा गंदा पानी इकट्ठा किया हुआ था। पारस को भी उससे बदला लेने का इससे अच्छा मौका तो नहीं मिल सकता था, इसलिए वो धीरे से उसके पास गया और वहां से बाल्टी अपनी तरफ खींच ली। इसके बाद उसने बाल्टी उठाई और उसे लकी के कंधे के पास ले गया। गजराज ने अपनी तरफ से अंगूठा दिखा दिया था, जिसका मतलब था कि वो जो कर रहा था वो सही करने जा रहा था। लेकिन बाल्टी भरा होने की वजह से पारस उसे ज्यादा देर तक उठा नहीं पा रहा था। वो जल्द से जल्द इस गंदे पानी को लकी के ऊपर उड़ेल देना चाहता था। ठीक इसी वक्त अपने दस्ताने खोलने के लिए लकी उनकी दिशा में घूम गया। जैसे ही गजराज उसका चेहरा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पैरों तले जमीन निकल गई और उसके हाथ कांपने लगे और उसका हाथ पारस की तरफ रोकने के लिए आगे बढ़ गया। अरे बाप रे, गजराज के मुंह से निकला। पारस वजन के कारण पहले ही बाल्टी ठीक से नहीं उठा पा रहा था और जैसे उसमें गजराज का हाथ और जुड़ा तो वो बाल्टी गलती से उसने अपने ही ऊपर उड़ेल दी। वो सिर से लेकर पैर तक पूरा भीग चुका था और मुंह खुला होने की वजह से वो गंदा पानी उसके मुंह में चला गया। अब पारस के अंदर तरह तरह की चीजें बदबू दे रही थी, जिसकी वजह से उसके पास खड़ा हो पाना भी मुश्किल था। उसके मुंह में पानी चले जाने की वजह से उसे उल्टी आ रही थी और वो उस मौके पर उल्टी भी कर चुका था। लकी और गजराज उससे थोड़ी दूरी बनाकर खड़े हुए थे। इस वजह से उनकी बस पैंट पर थोड़े छींटे आए थे। अरे पागल हो गया है क्या? अपने सिर पर गंदा पानी क्यों डाल रहा है? मैंने इसे यहां से निकाला था, लकी ने कहा और अपने कान में से ईयरफोन निकाल लिए और फिर अपने आप को देखने लगा। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो गीला नहीं हुआ था। अरे तुम यहां? लकी जब अपनी बात खत्म करने ही वाला था तब उसने देखा कि गजराज भी उसके पास ही खड़ा था। लकी उसे देखकर ही पहचान गया। ये वही आदमी था जो कल उससे बंगला मांगने के लिए आया था। गजराज उसे देखकर खिसियाकर हंसने लगा, लेकिन पारस के उसके पास खड़े होने की वजह से उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लकी को पहचान सके। जब गजराज बाथरूम के बाहर खड़ा था तो उसने लकी को देखा तो पाया कि लकी के कपड़े पहनने का ढंग एकदम से बदल गया था। इसके अलावा लकी ने पीठ में अपने दोनों तरफ से घुमा रखी थी, इस वजह से वो उसे पहचान नहीं पाया। जैसे ही लकी उसकी तरफ घुमा और उसकी नजर लकी के ऊपर पड़ी तो उसका दिल जैसे उसके मुंह में आ गया। तुम दोनों आखिर क्या कर रहे हो यहां पर? लकी इस बात को जानने के लिए काफी उत्साहित हो रहा था कि आखिर पारस और गजराज यहां बाथरूम में क्या लेने आए थे। साले बदमाश, तूने कश्मीरा से झूठ बोला, तूने सरोज आंटी से झूठ बोला, इसलिए मैं और गजराज यहां पे तुझे सबक सिखाने के लिए आए हैं। साले हरामी। पारस ने जैसे ही अपनी बात खत्म की उससे पहले ही गजराज का मुक्का सीधा पारस की नाक पर जा लगा। उसकी आवाज बीच में ही रुक गई और वो जोर से चिल्लाने लगा था। आप इस तरह बाथरूम साफ क्यों कर रहे हैं सर? अरे ये तो बहुत गड़बड़ बात है सर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप प्लीज बाहर आइए आप, गजराज ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। वो इस बात को सहन नहीं कर पा रहा था कि आखिर लकी जैसा आदमी जिसके पास इतना पैसा था, ग्रीन लीफ हाउसिंग में 2 बंगले थे, वो इस तरह की हरकत भी कर सकता था। प्लीज सर आप बाहर आइए सर, प्लीज सर, मैं वरना माफ नहीं कर पाऊंगा अपने आप को, प्लीज बाहर आ जाइए। फिर से गजराज ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा और फिर लकी के हाथ में एक टॉवेल दे दिया। उसे बाहर लाने का इशारा करने लगा, लेकिन लकी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा था। पारस ने अपने ऊपर गंदा पानी उड़ेल दिया था, इधर गजराज उसे हाथ जोड़कर बाहर बुला रहा था, जबकि इस वक्त तो उसे उसके बंगले पर होना चाहिए था।
एक बार के लिए तो लकी को लगा कि वो सपना देख रहा था, लेकिन फिर से जब वो चिल्लाते हुए पारस को देखा और उसकी चीख सुनी तो वो समझ गया कि वो सपना नहीं देख रहा था। लकी ने उसके हाथ से टॉवल लिया और फिर अपना हाथ मुंह पोंछ कर बाहर आ गया। इधर कश्मीरा बाकी दोनों महिलाओं के साथ अभी भी संघर्ष कर रही थी और कोयल अभी भी उनके पास खड़ी थी, जैसे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ठीक इसी वक्त गजराज और लकी बाथरूम से मुस्कुराते हुए बाहर आ गए। जैसे ही उन लोगों ने उन दोनों को इस तरह बाहर आते हुए देखा तो उनके चेहरे के रंग उतर गए। वो जैसी थी वैसे ही जम गई। कोयल, कश्मीरा और सुधा झिझक में पड़ गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जब गजराज उसे मारने के लिए यहां आया था तो फिर वो दोनों इस तरह से दूसरे के गाल हाथ रखकर बाहर क्यों आ रहे थे। इतने में सुधा को समझ आ गया कि उसका पति जिस इंसान के साथ खड़ा था वो कौन था। कोयल का भी यही हाल हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने लकी को देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग आई। जब लकी ने देखा कि सुधा भी यहीं खड़ी थी तो लकी अपने दिल में यह बात समझ चुका था कि आखिर मामला क्या था। और जैसे ही उसके लिए ये राज खुला उसने गहरी सांस ली। वो अपनी आंखों के सामने देख पा रहा था कि यह दुनिया कितनी छोटी थी। जैसे ही उसने कोयल को देखा तो एक पल के लिए उसकी आंखें जैसे जम गई। गजराज, यही है वो लड़का जिसने कश्मीरा को धोखा देने की कोशिश की है। अब तुम इससे बात कर रहे हो, जल्दी से इसे लात मारकर निकालो यहां से। सरोज ने गजराज और लकी के चेहरे पर आई हुई मुस्कान को देखते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा था और उसका गजराज के ऊपर विश्वास मानो उठ चुका था। इधर सरोज की बात गजराज ने सुन ली थी, लेकिन उनके पास उसका जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। वो एक झूठी सी हंसी के साथ सरोज की तरफ आगे बढ़ने लगा था। फिर उसने उनके कान में धीरे से कुछ कहा। मम्मी, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मुझे लगता है ये अच्छा आदमी है। हाँ हाँ मम्मी, कश्मीरा कह रही थी ना लकी जी उनसे झूठ नहीं बोल रहे थे, वो सही कह रहे थे। सुधा भी लकी के पक्ष में अब आकर खड़ी हो गई थी। इधर सरोज की समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो गया, अब आगे क्या होने वाला था। क्या करेगी कोयल? आपको क्या लगता है क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनियर सिर्फ। और आप सभी का इंस्टा मिलियनियर को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही सुनते रहें और दूसरे लोगों को भी सुनाते रहें। लकी को मारने के लिए गजराज और पारस बाथरूम में दाखिल हो चुके थे। लकी उनकी तरफ पीठ करके खड़ा था, इसलिए वो नजर नहीं आ रहा था। इधर कश्मीरा उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रुक नहीं रहे थे। थोड़ी देर बाद जब पारस लकी के ऊपर बाल्टी उड़ेलने वाला था तो वो पलटा तो गजराज उसे पहचान गया। उसने पारस को वहीं छोड़ा और लकी को अपने साथ लेकर बाहर आ गया। जैसे ही कोयल ने लकी को वहां देखा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर लकी वहां क्या कर रहा था। गजराज, यही तो वो आदमी है जिसने हमारी कश्मीरा को धोखा दिया है। तुम इसे अभी के अभी घर से बाहर निकाल दो। सरोज ने गजराज की तरफ देखते हुए कहा। नहीं मां, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है। लकी कश्मीरा से झूठ बोल ही नहीं सकता, ना कश्मीरा लकी से झूठ बोल सकती है। सुधा सरोज की तरफ देखते हुए ये बोल रही थी और फिर वो लकी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। इधर कश्मीरा को भी लगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। अचानक से उसकी बहन जो अभी तक उसे गालियां दिए जा रही थी वो देखते ही देखते पलट कैसे गई। हाँ, लकी ने मुझसे झूठ नहीं बोला है, कश्मीरा ने कहा। हाँ, मुझे लगता है कि मम्मी हमने कुछ ज्यादा ही सोच लिया है। आराम से बैठकर थोड़ी बात कर लेनी चाहिए, सुधा ने सरोज को सुझाव देते हुए कहा। वो जानती थी कि लकी तो अरबपति आदमी था और अगर उसकी बहन इस लड़के को पकड़ लेती तो उनका परिवार इन देश के सबसे अमीर परिवारों में से एक को गवा बैठता। अब इन लोगों के अंदर जो एकदम से बदलाव आया उसे देखकर एक बार के लिए तो सरोज भी चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी अचानक से ऐसे पलट कैसे गई। ना सिर्फ उसकी बेटी बल्कि उनका दामाद भी पलट चुका था। अपने बच्चों के कहने के बाद भी वो लकी के साथ ऐसे नहीं करना चाह रही थी, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो आकर बैठ गई। लकी, तुम भी इधर आकर बैठ सकते हो, सुधा ने लकी को बड़े प्यार और सम्मान के साथ बुलाते हुए कहा। लकी ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर कश्मीरा के पास आकर बैठ गया। जब कोयल ने देखा कि लकी उसकी मौसी के साथ बैठा था और सब लोग उसकी मौसी का उसे बॉयफ्रेंड समझ रहे थे तो कोयल को ना जाने किस बात का दुख होने लगा। वो दिल ही दिल में अच्छा महसूस नहीं कर रही थी।
उसने अपना चेहरा घुमा लिया और अब वो लकी की तरफ देख भी नहीं रही थी। वो सिर्फ और सिर्फ एक फटीचर आदमी था, तो फिर ये सब लोग उसे इतनी इज्जत क्यों दे रहे थे? भले ही वो अपने आप को सांत्वना देने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन कोयल के दिल में अभी भी बहुत सारी उथल पुथल मची हुई थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उससे कुछ हो गया था। पारस भी वहां आकर तब तक बैठ चुका था और वो सब लोग बताने की कोशिश में लग रहा था कि उसके कपड़े क्यों भीग गए थे। वो बोला कि वो बाथरूम में फिसल कर गिर गया और फर्श पर पानी होने की वजह से वो भीग गया। फिर उसने एक स्टूल लिया और वो कश्मीरा के पास आकर बैठ गया, लेकिन जैसे उसने देखा कि कश्मीरा ने अपनी नाक बंद कर ली थी क्योंकि उसके अंदर से बहुत बदबू आ रही थी, तो वो खुद अपनी जगह से धीरे धीरे सरकने लगा और थोड़ा दूर जाकर बैठ गया। वो लकी को गुस्से से देखे जा रहा था और इधर लकी को उसकी शक्ल देखकर हंसी आ रही थी। इधर गजराज भी वैसे तो यही चाहता था कि सब लोग एक दूसरे के साथ बैठे, लेकिन सरोज के मन में लकी तो कोई बदमाश था, इसलिए वो उसे पसंद नहीं करती थी। इसलिए उसे डर लग रहा था कि अगर वो और सुधा सिर्फ और सिर्फ लकी के बारे में ही बोलते रहे तो इस वजह से सरोज को उन दोनों के ऊपर शक हो सकता था और हो सकता था कि वो बाल की खाल निकालनी भी शुरू कर दे। अगर उनसे कुछ भी उल्टा सीधा हो जाता तो शायद उन्हें लकी का बंगला किराए पर नहीं मिलता। मम्मी, दोपहर होने को आई है, मुझे लगता है ना कि अब हमें हमारे बंगले पर चलना चाहिए। लंच हम वहीं पर कर लेंगे जाकर। गजराज ने बाकी लोगों की तरफ देखकर सलाह देते हुए कहा। सरोज ने हाँ कर दी और थोड़ी देर में सब लोग अपने अपने घर से बाहर आ गए। घर से बाहर आने के बाद गजराज दरवाजे के बाहर गाड़ी लगाकर खड़ा हो गया था। सरोज और कोयल उस गाड़ी में बैठ चुके थे और गजराज और सुधा अभी भी बाहर खड़े थे क्योंकि लकी उसमें आकर नहीं बैठा था। जब तक लकी बैठ नहीं जाता तब तक उन दोनों की बैठने की हिम्मत नहीं होती। सुधा, चलो जल्दी करो, लकी सर को भी गाड़ी में बैठने के लिए बोलो, गजराज ने बड़ी प्यार से अपनी पत्नी से कहा। सुधा भी मुस्कुराते हुए पहले खुद को और फिर लकी को देखने लगी। अब इधर भले ही कश्मीरा तो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा था, फिर भी अगर उसकी बहन और उसका जीजा लकी को अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे थे, उसके साथ व्यवहार कर रहे थे, तो कश्मीरा को तो अच्छा ही लग रहा था। कश्मीरा भी लकी के साथ गाड़ी में आकर बैठ गई। बाहर निकल गाड़ी से, गजब मोटी चमड़ी का आदमी है। गाड़ी क्या है, दरी है हाँ, जिसमें आकर बैठ गया, नीचे उतर। सरोज ने लकी की तरफ घूरते हुए देखा और कहा, मम्मी आप किस तरह से बात कर रहे हो इनसे? इस तरह से बात करनी ना अच्छी बात नहीं होती है। और फिर ऐसा थोड़ी है गाड़ी में जगह नहीं है बैठने की, देखो ना गाड़ी में कितनी जगह है, गजराज ने कहा। उसकी बाहें तन गई। फिर उसने चोर नजरों से लकी की तरफ देखा। उसे डर लग रहा था कि अगर लकी को गुस्सा आ गया तो वो बंगले से बाहर ही निकाल देगा। भले ही गाड़ी की कितनी भी मोटी सीट हो, लेकिन ये आदमी गाड़ी के अंदर आकर नहीं बैठेगा तो मतलब नहीं बैठेगा। आई बात समझ में? मैं ऐसे बेशर्म लोगों के साथ ना सफर करने वाली नहीं हूं। क्या पता इस गाड़ी को देखकर इसके मन में कुछ उल्टा सीधे ख्याल आ जाए और इसने ये गाड़ी ही चुरा ली तो, सरोज ने कहा। वो लकी को सुनाए बिना अपने आप को रोक नहीं पा रही थी और बस बोली जा रही थी, बोली ही जा रही थी। उसकी जुबान थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर भी उन्होंने गाड़ी के बाहर खड़े पारस को देखा और बोली, आओ पारस, हम लोग साथ चलते हैं, खाना भी वहीं पर खा लेना। ठीक है आंटी, जैसा आप कहें। पारस भी उनकी बात मान गया था और वो लकी को आगे सरकाते हुए गाड़ी में आकर बैठ गया। फिर वो लकी को अजीब सी नजरों से देखने लगा। उसे लग रहा था कि लकी से वो जीत जाएगा और इसलिए वो मुस्कुराए जा रहा था। हाँ हाँ जा, और आज के बाद ना मुझे कभी अपना चेहरा दिखाने की सोच मत लेना, निकल यहां से, भाग। सरोज ने लकी को जाते हुए देखा और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली। फिर उसने कश्मीरा को देखा और कहा, अब तू यहां खड़ी खड़ी क्या कर रही है? हमें देर हो रही है, जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ, पारस के पास बैठना है। कश्मीरा अपनी मां के मुंह से ये बात सुनने के बाद उनकी शक्ल देखी जा रही थी। उसके पास कहने के लिए और कुछ नहीं रह गया था और ना ही वो कुछ कहना चाहती थी। वो पलटी और लकी के पीछे जाने लगी। चुपचाप इधर आ वापस, सुना नहीं क्या? इधर आ वापस। सरोज ने कश्मीरा की तरफ देखा और चिल्लाते हुए बोली, लेकिन कश्मीरा उनकी इस बहस को मान नहीं रही थी और आखिर में गजराज ने गाड़ी चालू की और उसमें बैठे लोगों के साथ वो ग्रीन लीफ हाउसिंग में आ गया। पूरे रास्ते गजराज और सुधा काफी नर्वस महसूस कर रहे थे। उन्हें लकी का बंगला तो किराए पर मिल गया था, लेकिन जब से उसकी सासू मां ने लकी से बदला लेने के बारे में सोचा तो दोनों की सांस गले में अटक गई। गजराज ने बंगले के सामने लाकर गाड़ी रोक दी और सब लोग उसकी गाड़ी से बाहर आ गए। मुझे नहीं लगता कि कश्मीरा आएगी, पारस ने सरोज की तरफ देखते हुए कहा। नहीं नहीं आएगी, तुम चिंता मत करो, आना पड़ेगा उसे।
कोयल ने धीरे से पारस के कानों में बुदबुदाते हुए कहा। आज उसके नाना जी की बरसी थी और इसलिए उनकी तीनों बेटियों का वहां मौजूद होना जरूरी था। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद उसके नाना जी की बहुत बड़ी तौहीन हो जाती है। हाँ, उसे आना तो पड़ेगा, लेकिन बस तो उस बदमाश को साथ लेकर आएगी ना? सरोज ने कोयल की तरफ देखते हुए कहा। सुधा, तू पहले मम्मी को और बाकी लोगों को लेकर अंदर जा, तब तक मैं बाहर से सब्जियां लेकर आता हूं। बाकी उधर उधर कुछ मिला तो वो भी लेता आऊंगा। किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे फोन लगा देना। गजराज ने बाकी लोगों के सामने देखा और जबरदस्ती से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, चलो मम्मी मैं आपको घर दिखाती हूँ। सुधा ने सरोज से इतना कहा और फिर वो लोग घर के अंदर जाने लगे, जबकि गजराज बाहर की तरफ निकल गया था। जब तक वो कुछ खरीदता उससे पहले ही गजराज ने कश्मीरा को फोन घुमा दिया। उसे पता चला कि कश्मीरा और लकी टैक्सी से ग्रीन लीफ हाउसिंग की तरफ बढ़ चुके थे। ये खबर सुनते ही गजराज की जान में जान आई और फिर वो आराम से बाहर से सब्जी खरीदने लेने चला गया। इधर सुधा सब लोगों को अपने साथ लेकर बंगले के सामने वाले दरवाजे के पास आ गई थी। जब वो दरवाजे में चाबी लगा ही रही थी तब उसके हाथ अभी भी कांपे जा रहे थे। वो उसका घर नहीं था और इसलिए उसे उस घर का ताला खोलने की आदत नहीं थी। जैसे ही उससे दरवाजा खुला सुधा ने राहत की सांस ली। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने पहली जंग जीत ली थी। अंदर आ जाओ, आओ मम्मी, कोयल आ जाओ। सुधा ने अपने माथे पर आता हुआ हल्का हल्का पसीना पोंछते हुए कहा और फिर बाकी लोगों के साथ अंदर आ गई। जैसे ही उन्होंने बंगले का इंटीरियर देखा तो उनकी आंखें तो खुली की खुली रह गई। उसने देखा कि बंगले की दीवार पर सफेद रंग हो रखा था और सीढ़ियां की रेलिंग काली थी। उसके एक तरफ बड़ी सी खिड़की थी और खिड़की के बगल में एक लिविंग रूम था। वो लिविंग रूम देखने में काफी बड़ा नजर आ रहा था और उसके अंदर हर तरह की चीजें थी। वहां पर एक बड़ी सी लकड़ी की टेबल थी, मखमल के सोफे थे और दीवारों पर पेंटिंग्स लगी हुई थी और बाकी चीजें भी दिखने में तो काफी शानदार थी। वही लिविंग रूम के पास में एक बड़ी सी सीढ़ी थी जो ऊपर दूसरे माली की तरफ जा रही थी। जब सरोज ने वो सारी चकाचौंध देखी तो उसके और बाकी लोगों का तो दिमाग ही खराब हो गया। वहां पर इतनी सारी चीजें थी कि देखकर लग रहा था कि किसी राजा का राजमहल हो। ये तो बहुत ही सुंदर है, मुझे लगता है इसे इतना सुंदर बनाने में खूब पैसे लगे होंगे, नहीं? सरोज ने चमकती हुई आंखों से सुधा की तरफ देखा। सरोज का मुंह तो खुला का खुला रह गया था। सुधा को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या बोले। एक वक्त के लिए तो उसका मुंह खुल नहीं रहा था और वो बस अपनी मां को देखे जा रही थी। फिर उसे याद आया कि अब ये घर उसका था, इसलिए वो बड़ी ही अजीब सी मुस्कान के साथ सरोज को देखते हुए बोली, नहीं नहीं, मैंने इसमें कोई ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया है। कैसी बात कर रही हो, साफ दिखाई दे रहा है इस मकान में तुम्हारा कितना पैसा खर्च हुआ है और मुझे तो ये भी नजर आ रहा है कि पिछले कुछ सालों में तुम दोनों ने बहुत पैसा कमाया है। सरोज ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो कोयल के साथ बाकी का हिस्सा देखने के लिए निकल पड़ी। लेकिन इधर सुधा की घबराहट बढ़ती जा रही थी। क्या होता जब लकी कश्मीरा के साथ वहां पहुंचता और अगर उससे पहले लकी की सासू मां अपने कमरे से बाहर आ जाती तो? आपको क्या लगता है क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। गजराज जब लकी को अपने साथ लेकर बाहर आया तो उसने उसकी ज्यादा तरफदारी नहीं की और सीधा सरोज और बाकी लोगों को अपने साथ अपने बंगला दिखाने के लिए ले गया। लकी भी पहले उनके साथ ही आ रहा था, लेकिन पारस और सरोज के व्यवहार की वजह से वो नीचे उतर आया। कश्मीरा भी नीचे उतर आई थी और वो दोनों अलग से टैक्सी से बंगले पर आने के लिए रवाना हो गए। इधर गजराज बाहर सब्जी लेने आ गया और सुधा सरोज को घर दिखाने लगी। काफी देर तक पूरे घर के एक एक कोने को बहुत अच्छे से निहार लेने के बाद कोयल, सरोज और पारस आकर सोफे पर बैठ गए। घर था ही इतना बड़ा कि उन्हें थकान होने लगी। इधर लकी भी कश्मीरा के साथ आना तो नहीं चाहता था, लेकिन कश्मीरा की जिद करने के साथ उसे आना पड़ा। अगर वो लकी को अपने साथ में लेकर नहीं आती तो उसकी मां ये बात मान लेती कि लकी उसकी बेटी को बीच में ही छोड़कर चला जाएगा और इसलिए अब उसके पास पारस से अच्छा ऑप्शन नहीं था। मैं क्या कर सकती हूँ लकी? मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मेरी माँ ही ऐसी है, मैं खुद भी उनका कुछ नहीं कर सकती हूँ। सरोज ने लकी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया था उसे सुनकर कश्मीरा को भी बुरा लग रहा था। वो लकी से माफी भी मांग रही थी और उसे खुद भी अपनी माँ के इस व्यवहार पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। उसकी माँ ने लकी के साथ जो कुछ किया
वो अपने घर में किया था, इसलिए उनसे कुछ कहना ठीक भी नहीं था। अरे नहीं ठीक है, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा कश्मीरा, तुम चिंता मत करो, लकी ने कहा। ऐसा नहीं था कि लकी के पास दिल नहीं था और उसे उसकी माँ की हरकतों का बुरा नहीं लगा, लेकिन लकी ने इतनी सी उम्र में दुनिया देख ली थी और वो जानता था कि ये लोग जो उसके साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे थे वो अंदर से कितने खोखले होते थे। अगर लकी सरोज को अपनी असली पहचान बता देता तो शायद वो पैरों पर ही गिर जाती उसकी, लेकिन लकी किसी को भी अपनी दौलत के दम पर जीतना नहीं चाहता था। थैंक यू सो मच लकी, कश्मीरा ने कहा। लकी के मुंह से ये सब सुनकर उसे थोड़ा सा ठीक महसूस हो रहा था और फिर उसने अपने आसपास देखा और अपना सिर ऊपर उठा लिया। उसे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था और उसने बाहर की ओर देखते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनमें से मेरी बहन का बंगला कौन सा है। मेरे साथ आओ, लकी ने कहा और फिर कश्मीरा के साथ अपने ही बंगले की तरफ जाने लगा। कश्मीरा को तो यह समझ नहीं आ रहा था कि लकी को कैसे पता था कि उसकी बहन का बंगला कौन सा था, और फिर वो उसके पीछे पीछे जाने लगी। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे की घंटी बजी और सुधा दरवाजा खोलने के लिए बाहर की तरफ जाने लगी। अरे कश्मीरा, लकी, आ गए तुम लोग, सुधा ने दरवाजा खोला और दोनों को देखते हुए कहा। फिर कश्मीरा ने अंदर जाने से पहले एक बार लकी की तरफ घूम कर देखा। उसे ये बात खटक रही थी कि आखिर लकी को उसके बंगले के बारे में पता चला तो कैसे चला। मुझे तो लगता है तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज बाकी हो, लेकिन मैं गलत थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम बेशर्मों की तरह हमारा पीछा करते हुए यहां तक तो नहीं आते। कितने बेशर्म हो तुम। सरोज ने फिर से ताने मारने शुरू कर दिए। उसके ताने खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लकी को देखते ही उसका मुंह खुलना शुरू हो जाता था। अब कश्मीरा को डर लग रहा था कि कहीं ये सब सुनकर लकी को गुस्सा न आने लगे, इसलिए वो घूमकर लकी की तरफ देखने लगी। लेकिन उसने देखा कि लकी चुपचाप शांत भाव से खड़ा था, इसलिए कश्मीरा ने अपनी माँ की तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। उसने लकी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लिविंग रूम की तरफ ले जाने लगी। वो जानबूझकर उसे अपनी माँ से दूर ले जा रही थी। ये देखकर उसकी माँ चुप हो गई। उसने गहरी सांस ली और अपना ध्यान कश्मीरा पर से हटाने के लिए उसने कोयल की तरफ देखना शुरू कर दिया। अरे हाँ कोयल, तुमने बताया नहीं, पिछली बार घर में जो प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी उससे कैसे निपटे? मैंने जब सुना ना तो मेरी तो जान ही निकल गई थी। सरोज ने लकी और बाकी लोगों को इग्नोर करते हुए कहा। उन्हें मालूम था कि कोयल का लायन ग्रुप के मालिक के बेटे के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था और इस वजह से उनके परिवार के ऊपर बहुत बड़ा संकट आकर खड़ा हो गया। सब लोग परेशान हो गए थे और हर रिश्तेदार को फोन लगा कर देख लिया, लेकिन जब किसी ने कुछ नहीं किया या किसी से हुआ नहीं कुछ और सब लोग हाथ धर कर बैठ गए, तो अचानक से कोयल के परिवार ने सबको खबर दी कि उनके ऊपर से संकट टल गया। अच्छा वो तो चेतन रस्तोगी की वजह से सॉल्व हो गया था। चेतन रस्तोगी ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट है ना, तो उन्होंने क्रांति रायजादा को फोन कर दिया, पर चेतन रस्तोगी को किसने फोन लगाया था इसके बारे में मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है। कोयल ने अपनी नानी को देखते हुए कहा। किसने फोन लगाया था चेतन रस्तोगी को? सरोज, सुधा और पारस तीनों एक साथ एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सभी की नजर में चेतन एक बड़ा आदमी था और अगर वो कोयल के परिवार की मदद करने के लिए आगे आ रहा था तो ये एक बड़ी बात थी। पक्का तुम्हारे घर वालों को अभी तक नहीं पता कि चेतन रस्तोगी को किसने फोन किया था? सरोज ने पूछा। हाँ, किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ एक बात है कि उससे का मेरे पिताजी से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही कोई स्टूडेंट हो जिसने मेरे पापा को फोन किया हो। कोयल ने झिझक के साथ मुस्कुराते हुए कहा। शुरुआत में तो ये बात मानना नहीं चाह रही थी, लेकिन अब उसके पास इसे माने बिना कोई चारा नहीं था। वो सच में नहीं जानती थी कि चेतन को फोन आखिर किसने मिलाया था। पहले तो उसे यह भी याद नहीं था कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही कोई लड़का था, लेकिन बाद में जब मोहित ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद रुस्तम डांगी ने फोन करके उन्हें छुड़ाया, तो वो समझ गई कि रुस्तम के पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ था। कोयल को लगा कि जिस आदमी ने इस बार उसकी जान बचाई थी, पिछली बार भी उसी आदमी ने उसकी जान बचाई होगी, और उसके सर्कल में एक ऐसा आदमी था जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, लेकिन वो अपने आप में बहुत बड़ा आदमी था। और कोयल को लगने लगा कि हो ना हो, लेकिन उसी आदमी ने उसे बचाया था। जैसे ही कोयल ने इसके बारे में सोचा तो ना जाने क्यों एक बार के लिए उसकी नजर लकी से जा मिली, जो कि लिविंग रूम के दूसरे कोने में कश्मीरा से बात कर रहा था। अभी कुछ दिन पहले ही कोयल सोच रही थी कि लकी किसी बड़े बाप की औलाद थी, लेकिन अब जब वो लकी के बारे में ऐसा कुछ सोचती तो उसे खुद भी घिन आने लगती।
कोयल को गुस्सा इस बात का भी आ रहा था कि लकी और कश्मीरा एक दूसरे के साथ बैठकर हंस बोल रहे थे। अच्छा, तो ऐसी बात थी। लेकिन अगर फिर भी तुझे लगता है कि तुझे बचाने के लिए तेरे किसी दोस्त ने ही मदद की, तो फिर तुझे उसे थैंक यू तो बोलना चाहिए ना। और फिर मुझे तो लगता है कि तुझसे उससे आगे अपनी दोस्ती भी बढ़ानी चाहिए। सरोज ने कोयल की तरफ देखते हुए कहा और उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगी। नानी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो यार? अचानक से कोयल के गाल मारे शर्म के लाल होने लगे। अरे तुझे तो शर्म आ रही है? कितनी पागल है तू। मैं तुझे तो बता रही हूँ, वो सच बता रही हूँ। एक बार इसके बारे में ध्यान से सोच। जो आदमी क्रांति रायजादा का सिर नीचे करवा सकता है, वो कोई छोटा मोटा आदमी तो होगा नहीं, किसी कीमत पर नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह रही हूं कि तू उसके अपने साथ अपनी दोस्ती बढ़ा, आगे चलकर तुझे ही काम आने वाला है। सरोज ने कोयल के कान में धीरे से कहा और फिर उसने देखा कि कोयल की शर्म और ज्यादा बढ़ गई। उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। फिर जब सरोज को लगा कि शायद उसकी बात का कोयल के ऊपर कुछ ज्यादा असर हो रहा था, तो उसने अपने आप को रोक लिया और फिर से पारस से कुछ कुछ बात करने में मशगूल हो गई। फिर जब उनकी नजर लकी और कश्मीरा पर पड़ी, जो कि थोड़ी दूर एक दूसरे से बात करने में मग्न हो चुके थे, तो सरोज का गुस्सा फिर से बढ़ गया। अच्छा कोयल, एक बात बता, ये बदमाश भी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है ना, और ये भी तो उसी कॉलेज में जाता है जिसमें तू जाती है ना। क्या तूने कभी इस आदमी के बारे में कॉलेज में किसी के मुंह से सुना है कुछ? सरोज ने जानबूझकर जोर से बात करते हुए कहा ताकि वो लकी और कश्मीरा की बातचीत में खलल डाल सके। ये कोयल अब की बार फिर से लकी को देखने से खुद को नहीं रोक पाई। उसने देखा कि उसकी तरफ देख रहा था वो, और जैसे ही कोयल ने देखा वो और कश्मीरा एक दूसरे के साथ ऐसे लग रहे थे जैसे रब ने बना दी जोड़ी, तो कोयल के दिल की नफरत और ज्यादा बढ़ गई। हाँ, मैं जानती हूँ उस आदमी को, अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं जब पहली बार अपने पापा के साथ न्यू सिटी बैंक गई थी ना, तब ये आदमी मुझसे बाहर टकरा गया था। पता नहीं इसकी आंखें थी या बटन, लेकिन इसे मैं नजर नहीं आई और सीधा मुझसे आकर भिड़ गया। मुझे आज भी ना कभी उस चोट की वजह से दर्द होता रहता है। इसके अलावा ये आदमी फेंकने में एक नंबर है, एक नंबर का बंडलबाज आदमी है। जब मुझे खुद के घर वाले भी प्रॉब्लम में फंस गए थे ना, तब यह आदमी कह रहा था कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन खुद इस आदमी ने कुछ नहीं किया। अभी पिछले हफ्ते मार्केट गई रोशनी के साथ, मैंने आपको बताया कि रोशनी मेरी बेस्ट फ्रेंड है वही, तो ये भी हमारे साथ आ गया। अब इसका काम था कि हमारा ध्यान रखे, हमें प्रोटेक्ट करे, लेकिन जैसे ही हम दोनों के ऊपर मुसीबत आई ना, ये आदमी चीते से भी तेज भाग लिया। और इसके बाद हम लोग वापस आए तो इससे माफी तक नहीं मांगी हमसे, और ये भी नहीं पूछा कि हम ठीक है या नहीं। एक नंबर का बेकार आदमी है, इससे किसी भी ना कोई उम्मीद नहीं रख सकता, कोई भी आदमी नहीं। इधर लकी लिविंग रूम के बाहर बैठकर देख रहा था कि किस तरह कोयल अपना गुस्सा उसके ऊपर निकाल रही थी। फिर उसने अपना सिर दूसरी दिशा में घुमा लिया और वो ना में गर्दन हिलाने लगा। वो देख पा रहा था कि अभी भी बड़ी बात नहीं थी ये। लकी, कश्मीरा ने एक धीमी सी आवाज में लकी से कहा। उसने कभी नहीं सोचा, ना ही उसे इस बात का अंदाजा था कि लकी और कोयल के बीच में किसी चीज को लेकर इतना बड़ा झगड़ा चल रहा था। भले ही वो लकी को सिर्फ 2 दिनों से जानती थी, पर फिर भी उसे ये अच्छे से समझ आ गया था कि लकी तो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा कोयल सबके सामने उसे बताने की कोशिश कर रही थी। नहीं, मैं ठीक हूं, कोई मेरे बारे में कुछ भी बोले मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लकी ने फिर से कहा और कश्मीरा को देखकर मुस्कुराने लगा। देखो, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम्हें फर्क पड़ता है, कश्मीरा ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। भले ही लकी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में एक तरह का दर्द छिपा हुआ था। कश्मीरा लकी की तरफ आगे आई और उससे पूछा, क्या तुम्हारे और कोयल के बीच में पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था? लकी ने उसके सवाल के जवाब में कुछ नहीं कहा और वो खिड़की की तरफ गर्दन घुमाकर बाहर देखने लगा। वो कहने को तो नजारे देख रहा था, लेकिन उसके मन में बस यही सब बातें आ रही थी कि उसने लकी की कितनी ही मौके पर मदद की थी, उसकी जान तक बचाई, लेकिन फिर भी वो सबके सामने उसका मजाक उड़ा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो बेवकूफ था। अब लोग सिर्फ उसकी हंसी उड़ाते थे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी सबके सामने सच रखकर कोयल का मुंह बंद करवा देता, या फिर वो अपने आप को शांति रखता? आपको क्या लगता है?